बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में एक नई सुबह लेकर हाजिर हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खूबसूरत खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मौसम कराची का जो है वो अब थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आने लग गया है। मैं समझती हूँ अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, यानी कि जिस टाइम हम मुझे मेरी टीम को ऑफिस आना पड़ता है उस टाइम, और एक रात जो है वो अब हो गई है थोड़ी थोड़ी सी खुनकी जिसे कहते हैं ना, वो मौसम स्टार्ट हो गया है। दिन में अलबत्ता हम थोड़ा बहुत गर्मी का जो एक्सपेक्ट है वो देख रहे हैं, लेकिन रातें जो हैं और जो सुबह सुबह जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होती है वो बहुत खूबसूरत हो गई है। हम दुआ गो हैं कि मौसम और थोड़ा सा खुशगवार हो जाए ताकि ज़िंदगियों का मौसम जो है वो भी खुशगवार हो जाए। ज़िंदगियों का मौसम खुशगवार रखने के लिए हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ मज़े मज़े की बातें होती हैं जिनको ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अपना शहर का मौसम खुशगवार है, जैसे मुल्क का मौसम खुशगवार है, ऐसे ही जो है ना ज़िंदगियों का मौसम भी जो है वो खुशगवार होना चाहिए। और उसे खुशगवार करने के लिए आपने क्या करना है, आपने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ, जब भी मुझे कोई अच्छी बात नज़र आती है तो मैं सडनली उसको अपने पास फ़ोन में सेव कर लेती हूँ, ताकि जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ सुबह के टाइम तो मैं उस टॉपिक पे या उस चीज़ को आप तमाम लोगों से भी डिस्कस कर सकूँ। हमारे कॉलर्स भी कॉल करके जब अप्रिशिएट करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि जी आप का जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसमें जब हम बात कर रहे होते हैं, मतलब जब आप बात कर रही होती हैं तो जो बातें आप कर रही होती हैं वो वाकई कहीं ना कहीं कोई मायने रखती हैं। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हों जो कि ज़िंदगी का हिस्सा बनाई जाएं। अच्छा, एक बात और वो ये कि आज अभी जो मैं टॉपिक छेड़ने जा रही हूँ, जिस पे मैंने 2-3 दिन पहले की बात है, ये मुझे एक नज़र आई एक चीज़, तो मैंने उसको फ़ौरन अपने पास सेव किया और मैंने कहा कि मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि जब मेरा और आपका टाइम होता है ना तो इस टाइम में ज़रा हमारी थोड़ी सी दिल की बातें भी हो जाती हैं। मैं अपने दिल की कर लेती हूँ, कुछ आप लोग भी मेरी सुनते सुनते सोचते होंगे कि हाँ ये बात तो वाकई नुसरत सही बोल रही है, ये बात भी वाकई नुसरत सही बोल रही है। तो आज जो है हम बात बेसिकली ये करने जा रहे हैं कि हम अपने माशरे में देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे हम हमेशा बात भी करते हैं अपने शो में, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनको तरह तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। इसकी वजह कौन है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो वो खुद हैं। सबसे पहले भाई, अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लग रही है या आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आते हैं, परेशानियाँ हैं, 10 मसले मसाइल हैं, अरे मट्टी डालो उस सब चीज़ों पे। आप अपनी हेल्थ को देखो, आप अपने आप को देखो कि अगर आप सेहतमंद होंगी तो आपसे जुड़े लोग भी सेहतमंद होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर लड़कियों की बात नहीं करूँ, मैं यहाँ पे ऑल ओवर बात करूँ। माशरे को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप पहले अपना ख्याल रखें, पहले आप अपने आप को सही रखें, अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉपर रखें, तभी आप किसी और की मेंटल हेल्थ पे वर्कआउट भी कर सकेंगे और तभी आप किसी और की मेंटल हेल्थ पे बात भी कर सकेंगे। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को ये लगता होगा कि ये डिप्रेशन, ये एनजाइटी, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं ये ऐसे ही आ जाते हैं, बस लोग सोच रहे होते हैं ऐसे ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है जी। कोई इंसान जो आपकी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है और वो आपको ये बता बता के थक जाए कि भाई आपके जो बिहेवियर्स हैं या आपके जो रवैये की तलखी है या आपकी जो चीज़ें हैं, मतलब 10 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, 10 गलतियां ऐसी हो सकती हैं, जब वो आपको बार बार गिनवा के थक जाए कि जी मैं आप ये करती हो या आप ये करते हो, कुछ भी, मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप अगर बात कर रहे हो तो आप कुछ भी गिनवा गिनवा के जब आप थक जाएं, कितनी बार बोल लेंगे आप यार? 1 बार बोल लेंगे, 2 बार बोल लेंगे, 3 बार बोल लेंगे, 4 बार, ठीक है 10 बार बोल दिया, लेकिन 10वीं बार के बाद ना आपको जनाब अपने आप को खुद समझाना पड़ेगा। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। भाई एक्सपेक्टेशंस ही ना लगाएं, आप उम्मीदें ही वाबस्ता ना करें। आप लेट सपोज आपको लगता है कि आप अगर कमरे में जाके बैठे हैं, आपको बुखार हो रहा है, तो आपकी अम्मा आएंगी या आपके अब्बा आएंगे या आपके भाई बहन आएंगे और वो आके आपकी तीमारदारी करेंगे। आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया है, आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया है कि जी मेरी तीमारदारी होगी, मुझे आके कोई पूछेगा, मुझसे आके कोई हाल अहवाल लेगा। जब आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगे ना और कोई नहीं आएगा तो आपकी अंदर जो है ना एक डिमोलिसेशन शुरू हो जाएगी, आप बड़े मुतासिर हो जाएंगे और मुतासिर होने के साथ साथ आप चले जाएंगे। अब आप इसको सोचते रहेंगे, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, अब आपने एक्सपेक्ट किया यार आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं जब अपने दोस्त के पास जाऊँगा या जाऊँगी तो वो मुझसे पूछेगी, प्यार से पूछेगी या बोलेगी कि अरे भाई तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसे हो या कैसी हो। आपने एक्सपेक्टेशन कर ली,
अब जब आप गए, नहीं पूछा दोस्त ने, और वो अपनी 10 पंचायतों में था या कुछ भी था, आपको फिर एक डिमोलिशन स्टार्ट हो जाएगी अंदर कि यार ये तो हुआ नहीं। इसी तरह से हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आ जाते हैं। आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस करें और वो पूरी ना कर सके, या ठीक है उनके जहन में भी 10 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, आप अपनी वाइफ से कुछ एक्सपेक्ट करें, वो पूरी ना कर सके, तो आप एक्सपेक्टेशंस ही ना लगाएं। यकीन जानिए जब आप एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ देंगे ना, एक तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपको शायद जो चीज़ें आप सोच रहे हैं ना वो मिलना शुरू हो जाएंगी। वो इसलिए कि जब आप एक्सपेक्ट कर लेंगे नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तब वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये हो ये हो ये हो ये हो, तब वो कभी भी नहीं होगा। लेकिन जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे ना कि यार चलो ठीक है, अब एक चीज़ इतना सोच लिया, इतना देख लिया, इतनी दुआएं कर ली, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, तो देखिएगा वो चीज़ कैसे फ़ौरन से हो जाएगी और फ़ौरन से वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली ले आएगी। तो मैं बेसिकली बात कर रही हूँ आप लोगों के बिहेवियरल चेंजेस की, रवैयों की, तलखियों की, कि कोशिश करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके प्यार के 2 बोल, आपके अच्छे 2 अल्फाज, आपका सबसे पहले तो इखलाक भी बयान करते हैं, आपका बैकग्राउंड बयान करते हैं, और दूसरा ये कि वो सामने वाले के लिए बड़ा मैटर करते हैं। आपके लिए करते हो ना करते हो, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, ये डिप्रेशन में जाने का ना, डिप्रेशन में जाने की बेसिकली वजह ये होती है, इंसान कितनी बार खुद को नॉर्मल रख लेगा यार, इंसान कितनी बार खुद पे कंट्रोल कर लेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन जब वो ये चीज़ बता बता के आपको थक रहा है कि आपकी ये चीज़ जो है, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, इस चीज़ से मुझे इरिटेशन है, ये चीज़ ना किया करें, ये चीज़ ना किया करें, अब आपको 10 बार बता दी एक चीज़, लेकिन आप 11वीं बार फिर वही हरकत कर रहे हो, तो भाई फिर माजरत के साथ इंसान, आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा, आप लोगों को खुद थोड़ा सा बैकवर्ड होना पड़ेगा कि नहीं यार छोड़ दो। आप अपनी चीज़ दिमाग में हावी ही नहीं करो उस चीज़ को। जब एक चीज़ अगले बंदे में सुधर ही नहीं पा रही है, जब एक चीज़ अगले बंदे में सेट ही नहीं हो पा रही, तो यार आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके सेट हो जाओ। आप अपने आप को थोड़ा सा सही कर लो कि यार चलो ठीक है, मैं अपने आप में थोड़े से चेंजेस लाती हूँ। देखिए ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती ना। आपको अगर कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप चलाना है या आपको अपनी फैमिली में भी एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो हिस्सा है, ये मैं समझती हूँ मर्दों की बनिस्बत औरतों में ज़्यादा है। वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं कि अल्लाह पाक ने औरतों में बर्दाश्त की ताकत भी ज़्यादा रखी है। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, और मर्द भी बर्दाश्त करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो रवैयों की तलखी है ना, औरत कभी अगर ऊंची आवाज़ में बात कर ले किसी आदमी से, तो उसकी अना को फ़ौरन तस्कीन ऐसी पहुंचती है, अजीब सी हो जाती है, इसने मुझसे ऊंची आवाज़ में कैसे बात कर ली। लेकिन मसला सारा ये कि जब आप ऊंची आवाज़ में बात करें, या जब आपके बिहेवियरल चेंजेस हैं, या जब आपके रवैये की तलखी है, या जब आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि आपकी बहन को, आपकी माँ को, आपकी बीवी को इरिटेट कर रही है, तब कहाँ चला जाता है आपका ये सारा, वो सारी चीज़ें कि तब अपने आप को भी लोगों की जगह पे, उनकी जगह पे रख के सोचा करें कि मैं जब ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जब रवैयों की तलखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी जो बेटी है और मेरी जो बीवी है, उन पे भी मैं अपने रवैयों की जो तलखी है उसको ना निकालूं या ना बोलूं, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करूं। अगर कोई आपका टाइम मांग रहा है, अगर कोई आपसे मोहब्बत मांग रहा है, तो दैट डजेंट मीन कि वो घिरा हुआ इंसान है यार। आप उसको बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आप उसको बिल्कुल ही पैरों में रोन देते हैं। अगर कोई आपकी सुन रहा है तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो सुना नहीं सकता। मसला सारा ये है कि जो इंसान चुप है, वो जब तक चुप है ना, वो साइलेंट है। और ये बात मैं इस वक्त करने जा रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों के कामों पे नज़र रख के बैठे हैं, जो दूसरों के काम ख़राब करने के लिए बैठे हैं। भाई जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। मसला सारा ये है, फ़र्क सारा ये आ जाता है तरबियत का, कि अगर तरबियत ऐसी हुई भी हो कि नहीं भाई हमने किसी पे टॉन्टिंग नहीं करनी, हमने किसी को जो है वो चलते फिरते जुमले नहीं मारने, ये काम उन लोगों का है जिनको काम नहीं आता, जो कि अनप्रोफेशनल्स हैं, लेकिन चलते फिरते उनका बस एक ही काम है, लोगों पर टॉन्टिंग करना, लोगों पर जुमले मारना, लोगों का काम ख़राब करना। तो माजरत के साथ अपने काम से जीतने की कोशिश कीजिए, अपने काम को अच्छा करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक हेल्दी कंपटीशन में आएँ, ताकि आप एक हेल्दी एक बात कर सकें कि यार वी आर डूइंग समथिंग। ये तो कोई तुकी नहीं बनता। और वो लोग भी जिनके रवैयों में बहुत ज़्यादा तलखी है, या वो लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि जी हम हमारे लिए सब सही हो, व्हेन इट कम्स टू द अनदर पर्सन, नहीं उसने तो कुछ कह दिया तो बहुत बड़ा ज़िंदगी में जो है एक तूफ़ान बरपा हो जाएगा। ये ना किया करें। आप कोशिश करें अपने आप को भी सुधारने की। आप सुधरेंगे, सामने वाला या सामने वाली खुद सुधर जाएगी, उसको खुद एहसास होगा, या जो भी है लड़का है लड़की है,
उसको खुद एहसास होगा। आज का शो भी बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। कुछ 3 डिफरेंट क्राइटेरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। आप लोगों से बात की जाएगी, आज फिटनेस पे भी बात होगी, डाइट पे भी बात होगी, आज फैशन पे भी बात होगी। और आज का शो ना मेरे जितने भी हमारी मेल सोसाइटी हमें देख रही है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं लड़कियों के फ़ैशन पे। आज हम बात करने जाएंगे थोड़ा सा मेल फैशन की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को भी फैशन टिप्स बताएंगे। तो आज का शो बहुत मज़ेदार है। आप तमाम लोगों ने शो को इसी तरह से कंटिन्यू देखना है। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे गेस्ट को ज्वाइन करवाएंगे, आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। मेरी और आपकी कॉन्वर्जेशन का टाइम हुआ जी अब ख़त्म। अब होगी गेस्ट कॉन्वर्जेशन और आप लोग भी शो का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। शो में कॉल करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं कि आप लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। और जिस तरह से हमेशा ही आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो लाइव कॉल्स हों, चाहे हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स हो, वहाँ पर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें बहुत 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 अच्छा लगता है। आप लोग मेरे लिए तो स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक ऑक्सीजन का काम कर रहे होते हैं कि आप तमाम लोग जब बताते हैं, फीडबैक देते हैं, किसको देखना चाहते हैं शो में, ये सब चीज़ें हमसे डिस्कस करते रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि नई सुबह की पूरी टीम की ये कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसे गेस्ट शो का हिस्सा बनाए जाएँ जिनकी एक तो नॉलेज हो और जो काम कर रहे हों, और जो ऐसे लोग हों जिनकी अगर 1000 बातें भी इस शो का हिस्सा हैं तो उसमें से कुछ बातें आप तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों। तो आज के शो में भी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है जिनसे हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैंने आपको कहा था इंट्रो में कि 3 मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे शो का हिस्सा बनेंगे और उनसे हम डिफरेंट बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करूँ कि आप जो मेरा वार्डरोब देख रहे हैं, खूबसूरत सा ड्रेस आप देखते रहते हैं। शिज़ा हमारी बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, उनका ये ड्रेस है ट्रेडिशनल हब बाय शिज़ा बलोच। और ये अच्छे से प्यारे से ट्रेडिशनल ड्रेसेस ये मुझे बेचती रहती हैं, मैं पहनती रहती हूँ। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके वार्डरोब में इस तरह के और मज़ीद ड्रेसेस जो कि मैं पहनती आई हूँ प्रीवियस शो से, वो आएँ तो ज़रूर शिज़ा से कांटेक्ट करें। हमारी बहुत प्यारी डिज़ाइनर है और बहुत स्वीट है। आपके जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग आपको रिक्वायरमेंट होगी, कस्टमाइजेशन, वो ज़रूर आपको करके देंगी। इंट्रोडक्शन की बात करें अगर गेस्ट की, तो सबसे पहले कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से अपने इंट्रोडक्शन कराना स्टार्ट करवाती हूँ। एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि मैं समझती हूँ एक ऐसे नाम पे काम कर रही हैं, ऐसी चीज़ पे काम कर रही हैं जिसके बड़े मिसकंसेप्शंस हैं हमारी ज़िंदगियों में। हमने अगर देखा जाए तो किसी चीज़ की अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी हमें, तो हम उस चीज़ को हमेशा या तो गलत समझेंगे या फिर उस पर्सपेक्टिव से नहीं समझेंगे जिससे हमें उसको समझना चाहिए। ज़िंदगी गुजारने के लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और हेल्दी रहने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें। आपको पता हो आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आज हमने अपने शो में दावत दी है एक बेहतरीन, मैं उनको न्यूट्रिशनिस्ट भी कहूँगी, मैं उनको डाइट एक्सपर्ट भी कहूँगी। वो आपको एक बेहतरीन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ अपनी जर्नी भी शेयर करेंगी, कुछ आप लोगों के भी अगर क्वेश्चंस होंगे उनको भी शो का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू नई सुबह एंड सो गुड टू सी यू। और अभी जाते जैसे जैसे शो चलता रहेगा वैसे वैसे हम बहुत सारे सवालात आपसे करने वाले हैं साइमा के साथ। जैसे मैंने बात की थी इंट्रो में कि आज का शो भाई उन लड़कों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जो कि कोशिश करते हैं बेचारे अपने आप को ग्रूम रखने की, लेकिन यार क्या करें, वर्क प्लेस है, 10 चीज़ें, बाहर आना जाना, ये वो, घर की परेशानियां, फिर कुछ की बेगमात ऐसी जो है वो होती हैं टेंशन ज़्यादा जो रखती हैं अपने शौहरों को हमेशा। सब एक जैसे नहीं होते लेकिन होती हैं बेगमात ऐसे भी जो 24 घंटे अपने शौहरों को टेंशन ज़्यादा रखती है, जिसकी वजह से वो चुप भी रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनका माइंड भी प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो काम भी नहीं कर पाते। तो और भी बहुत सारे मसले मसाइल दुनिया में चलते रहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी देनी है अपने आप को, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो। और लड़कों की बात जब करती हूँ मैं ये बोलती हूँ हमारी सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा ये किया हुआ है कि यार नहीं हर चीज़ सिर्फ औरत के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, औरतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए,
सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मर्द भी बेचारा जो है वो इसी माशरे का हिस्सा है, उसको भी सेल्फ ग्रूमिंग का हक है, उसको भी ये है कि वो अच्छा पहने, अच्छा दिखे, थोड़ा सा ग्रूम्ड हो। तो इसके लिए आज एक फैशन ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, लाइफस्टाइल मेकर, मैं समझती हूँ उनको, वो जब मैंने उनकी प्रोफाइल विजिट की तो बहुत अच्छे से जिस तरह उन्होंने अपने आप को ग्रूम रखा हुआ है, ऐसे वो मेरे जितने प्यारे प्यारे भाई मुझे देख रहे हैं उन सबको आज अपने आप को ग्रूम रखने के थोड़ी सी हेल्दी टिप्स वगैरह देंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्लॉगर शहरियार खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर वेलकम यू? टू नई सुबह। आई एम थैंक यू। एंड आपसे मैंने सही बोला ना, ये सारी बातें जी मैंने जी करनी है अभी। ओके, और जो लोग मुझे इस वक्त वो देख रहे हैं जो कि शोबिज़ से वाबस्ता है, जैसे मैं हूँ, आई एम अ होस्ट और मैं बात करती हूँ आप तमाम लोगों से, ये बहुत कहते हैं ना, ये जो शोबा है ना, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, ये जो सीट है ये बहुत जिम्मेदारी वाली सीट है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइव शोज़, वहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा जो है सब्र तहम्मुल का भी कहीं मुजाहरा करना पड़ता है। कहीं बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो कि बात समझने की किसी किस्म की कोशिश ही नहीं करते। तो ऐसे वक्तों में जब शो एक पूरा प्लान्ड होता है, जिसमें सिंगर्स भी होते हैं, जिसमें कॉमेडियंस भी होते हैं, जिसमें आर्टिस्ट भी होते हैं, वहाँ एक बड़ा अहम किरदार होता है आपके होस्ट का, कि वो इवेंट को किस तरह से लेके कंडक्ट कर रहा है। व्हेन इट कम्स टू लाइव शोज, आई एम अगेन सेइंग कि जब आपका एक होस्ट है वो किस तरह से आपका शो कंडक्ट कर रहा है, उसको पता है कि सामने जो मेरे ऑडियंस बैठी है वो इस वक्त क्या डिमांड कर रही है, मुझे उनसे कैसी बात करनी है, मुझे उनसे किस तरह की वर्डिंग्स में बात करनी है। तो एक बेहतरीन होस्ट जो कि मैं समझती हूँ 18 से 20 साल से शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और होस्टिंग करते हैं, अल्फाजों का चुनाव उनका बहुत खूबसूरत होता है। मेरी पर्सनल ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब कभी भी अगर कहीं भी कोई इवेंट हो और मेरी अनाउंसमेंट हो, मेरी परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट हो, तो मैं रेफ़र करती हूँ कि यार प्लीज़ आप उनसे करवा लें, क्योंकि उनको मेरा पूरा बैकग्राउंड भी पता है और वो जिस तरह से मुझे एक बना के प्रेजेंट करते हैं एज अ सिंगर परफॉर्मेंस के लिए, तो वो एक अलग जॉनरा हो जाता है, आप अलग ही बूस्टअप हो जाते हो। आपका होस्ट अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी बूस्टअप नहीं होगे। तो एक मेरे पास मौजूद हैं, एक तो हमारे जो है वो डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन मैनेजर हैं फवाद शेख, लेकिन एक आज यहाँ सेट पे मौजूद हैं जो कि होस्ट हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, और आज देखते हैं वो अपनी जर्नी हमसे शेयर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सेट पे मौजूद हैं फवाद शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे पता है हम आर्टिस्टों के लिए सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं, मेरे लिए इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, तो इसलिए इतना इशू नहीं, हमें तो, मुझे तो खैर बेसिकली ऐसा लगता है कि हमारा स्कूल का दौर वापस आ गया है ना मॉर्निंग शोज की वजह से। लेकिन ये अच्छी बात है, अब ना ऐसा नहीं होता कि अब आप बिस्तर पे हो तो आपको उठने का दिल नहीं करे, क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑडियंस से कनेक्ट रहना है। साइमा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। कीटो डाइट एक हमारा, मैं भी अगर सुनूंगी तो मैं बोलूँगी यार ऐसा ना हो कि इससे कोई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाएं, और इसमें करना क्या होता है, कीटो डाइट को मेंटेन कैसे करना होता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमसे पहले तो ये जर्नी शेयर करें कि आप ये डाइटिशियन की तरफ आई कैसे, और आपने ये डाइट प्लान लोगों को देने का क्यों सोचा? मैंने ये जर्नी स्टार्ट की 2017 में। मेरे बेटे की डेथ हो गई थी, माय 4th चाइल्ड एक्सपायर्ड ना, तो मैं जो है ना हेल्थ की तरफ अपनी आना चाहती थी कि हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह गुजारा जाए। मेरे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ थे, रूमेटिक आर्थराइटिस था, मेरा वेट ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती थी। सही। तो सबसे पहले मैंने खुद कीटो डाइट की, अपना 32 kg वेट रिड्यूस किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन हेल्थ इश्यूज सेटल डाउन हो गए, मुझे अब कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, सप्लीमेंट्स में लेती हूँ डेली। बस फिर 2017 से ही मैं कीटो लाइफस्टाइल को एज अ लाइफस्टाइल मैंने अपनाया। उसके बाद जो हमारा एक सर्कल बन गया था कीटो डाइट करते हुए, सारे फ्रेंड्स बन गए थे, तो हम पार्टीज़ करते थे। एक दिन मेरे यहाँ वन डिश हुई तो एक दिन उनके यहाँ हुई, तो उन सब ने मुझे कहना स्टार्ट किया कि तुम बहुत अच्छी कुकिंग है तुम्हारी, तुम बहुत अच्छी शेफ़ हो, तो तुम अपना किचनेट स्टार्ट करो। उनमें कुछ वर्किंग थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ लॉयर्स थे कि हम तुमसे परचेज़ करेंगे फॉर कीटो डाइट। फॉर कीटो डाइट। मैंने कहा मैं ये कैसे कर सकती हूँ। फिर मीनवाइल मैं थोड़ी फ्री भी हो गई थी, बच्चा मेरा जो बीमार था उसके साथ बहुत टाइम मेरा स्पेंड हो जाता था। बाकी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भी थे, तो वो अपना सेल्फ केयर भी कर रहे थे और मेरा भी ख्याल रखते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जो है ना पर्सनली ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की। मैं न्यूट्रिशन के पेपर्स दिए, यूके सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फूड एंड सेफ्टी के भी फिर मैंने पेपर्स दिए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा बिजनेस एक्सपेंड होता गया। जो मैंने किचनेट स्टार्ट किया वो एक्सपेंड होता गया, लोगों को उससे बेतहाशा फ़ायदा होने लगा। फिर मेरे पास सोशल मीडिया से भी बहुत सारे डॉक्टर्स भी, क्योंकि उनका जो आज हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह हो गया है कि घर से निकले
गाड़ी में बैठे, वर्क प्लेस पर गए, वहाँ भी बैठे। एक्टिविटी स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होती गई। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जबकि कंपैरेटिवली मैं अपनी मदर को देखती थी तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी मुझसे ज़्यादा थी, बेहतर थी। और जबकि मैंने अपनी नानी को थ्रू आउट देखा कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने चक्की तक चलाई हुई थी, उनके 12 बच्चे थे, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ना। तो उन्होंने जो भी खाया, मतलब उन्होंने बचपन से हमें भी गेहूं की रोटी खिलाई, चावल खिलाया, तो उस टाइम पे हेल्दी खाया और हेल्दी ही खिलाया। उस टाइम पर टीवी नहीं था ऑब्वियसली, उस टाइम पे आईपैड्स नहीं थे बच्चों के हाथ में, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी। तो हम जो भी कुछ खाते थे ना वो डाइजेस्ट हो जाता था, वो कैलोरीज हम बर्न कर रहे थे। लेकिन आज का जो ट्रॉमा है वो ये है कि हमारे बच्चे भी वो बर्न नहीं कर पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी वो फैमिली है, हमारे बच्चे भी डाइट पर होते हैं। वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हार्डली 1 घंटा निकाल पाते हैं अपने बिज़ी स्केड्यूल से, क्योंकि स्टडी भी, फिर वर्क भी, हर चीज़ को साथ लेके मैनेज करना, फिर घर पे आके ऑब्वियसली असाइनमेंट्स भी होते हैं उनके, नेक्स्ट डे फिर जाना होता है सबमिट करवाना। तो मुश्किल 1 घंटा वो निकाल पाते हैं जो वर्कआउट करते हैं। तो फिर ऐसे में उन्हें हेल्दी डाइट देना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी डाइट में मैं अगर उन्हें व्हीट फ्लावर या राइस ज़्यादा क्वांटिटी में दूंगी तो उनका वेट गेन ही होता जाएगा। और वो जो है ना, अपने टाइम को, अपने माइंड को इस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे जैसे अभी कर रहे हैं फिटनेस के साथ। तो फिर मैंने बादामी पीस के उसकी रोटियां बनाने स्टार्ट की हैं, उसके बंस ब्रेड बनाने स्टार्ट किए, इवन के केक्स, आप कोई केक कहते हैं, रेड वेलवेट कहते हैं, फज ब्राउनी कहते हैं, मैंने बादामी पीसनी है, उसमें मंक फ्रूट स्वीटनर या स्टीविया ऐड करना है, अनस्वीटेंड चॉकलेट डालना है, और उससे वो केक बना के आपको ऐसे पेश करना है जैसे आपने शुगर वाला खाया, लेकिन वो मंक फ्रूट से स्वीटेंड होगा, उसमें कोई शुगर नहीं, ना उससे इंसुलिन हाई होती है, ना उससे वेट गेन होता है। तो फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं अपनी फैमिली में भी वो हेल्थी लाइफस्टाइल लेकर आई। और फिर मेरी कस्टमर्स जो इनिशियली फ्यू थे, फिर वो 100 प्लस होते गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उस हिसाब से मुझे अपना किचनेट, अपना स्टाफ सब ग्रो करना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 7 इयर्स हो गए मैं कीटो डाइट ही फॉलो कर रही हूँ। और कभी लो कार्ब पे स्विच हो जाती हूँ, फिर दोबारा मतलब आप बीच में कहीं भी स्किप नहीं कर रही हैं, वो रेगुलर चल रही है कीटो? जी अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर कीटो चल रही है। इन केस अगर कहीं मुझे लगा मैंने एक निवाला रोटी का खा लिया है तो मैं फ़ौरन फास्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ, यानी अगले 16 to 20 आवर्स मैंने कुछ नहीं खाना। मैं ब्लैक टी, ग्रीन टी, बोन ब्रॉथ ये सब लेती रहती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन मैं कुछ नहीं खाती 20 आवर्स तक, ताकि वो जो कुछ मैंने खा लिया है मेरी बॉडी उसे कंज्यूम कर ले। बड़ी बात है। अदरवाइज फिर मैं 96 kg की हो जाऊंगी, अगर मैं नहीं ख्याल करूंगी तो मैं फिर से 96 kg की हो जाऊंगी। हम कहीं भी जाते हैं तो लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप लोग भाई बहन लगते हैं, या आपके बच्चे नहीं लगते। ऑब्वियसली बच्चे बड़े हैं, तो आपको अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही है। और मैं जैसे बात करी थी इंट्रो में, मैंने कहा कि ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। भाई आप भी जाते हैं, माशरा आपको देखता है, आप अगर अपने वर्क प्लेस में भी काम करें, इंसान की एक अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए। लोग देखें 10 लोग तो कोई कॉम्प्लीमेंट करें कि हाँ भाई ये जो है वो लड़का अच्छा है, देखो ये फिट है, देखो ये ड्रेसअप है। ये बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। और माजरत के साथ बहुत सारी हमारी ख़वातीन भी ऐसी हैं जो कि शायद अपने आप पे खर्चा कर लेती हैं, अपनी चीज़ों पे खर्चा कर लेती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द मेल वन से कहती है यार इनका क्या है, एक शर्ट एक जीन्स दिला दो काम हो गया। ऐसा नहीं है यार, वो भी इंसान है, अच्छे से जाके उनको शॉपिंग करवाया करें। और मैं ये समझती हूँ, बल्कि मेरी मामा भी ये बात बोलती हैं, और हम सब ये जो हमारे पुराने लोग हैं वो सब ये बात एग्री करेंगे इससे, कि आपके घर का जो मर्द है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो भाई है आपका, चाहे वो आपका बाप है, या चाहे वो आपका शौहर है, जब वो बाहर निकलता है ना, तो जो उसकी ड्रेसिंग होती है ना, उसको देख के आपकी जो घर की औरत है ना, उसकी तरबियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कि अगर उसके कपड़े बहुत अच्छे से प्रेस होंगे, उसके शूज़ पॉलिश होंगे, और वो हाईली ग्रूम्ड होगा, तो लोग बोलेंगे यार देखो इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी बेटी या इसकी बीवी जो है, देखो इसने कितना अच्छे तरीके से इसको पूरा ग्रूम किया हुआ है या इसका ख्याल रखा हुआ है। तो ये कोशिश करना बहुत, मैं समझती हूँ आज का शो जाएगा मर्दों के नाम, और वो बड़ा खुश हो जाएंगे। आज फवाद, आप तो 18 से 20 साल से होस्टिंग की फील्ड में हैं। वैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा टफ शोबा है, हमें बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है। तो लाइव शोज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा फवाद का? लाइव शो का एक्सपीरियंस माशाल्लाह अगर देखा जाए, अगर मैं 20 साल की बात करूं तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह
लाख के करीब क्राउड को फेस किया क्या बात है। और अनगिनत शोज किए, अब तो याद भी नहीं है कि कितनी ही कंपनियों की और कितने एनुअल डिनर्स और कितने कॉन्सर्ट्स क्या कुछ कर चुके हैं। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन जो हमारा पास था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा वक्त था, बहुत अच्छा हमने वो दौर गुजारा, बहुत अच्छा लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा लोगों ने अर्न किया। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जाहिर सी बात है, आप भी बहुत फील्ड के अंदर डिफरेंस हैं, है, बहुत आप भी डिफरेंस। फील्ड में, मैं भी फील्ड में हूँ, क्या हाल है फील्ड का और कहाँ लोगों ने पहुँचा दिया है, अब बापू भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। बिल्कुल वाकिफ है। तो बस ये है कि बड़ा अच्छा दौर रहा। अब सोचते हैं कि यार वो वक्त तो मिस ही कर सकते हैं कि यार वो अच्छा वक्त था। अब जो है बहरहाल उसको कोशिश करते हैं कि अपने तौर पे अच्छे ही रखें, बाकी अल्लाह की जो मर्जी। ये बहुत अच्छी बात है जो आपने एंड में की कि अल्लाह की जो मर्जी। जब हम अल्लाह पर तवक्कल कर लेते हैं ना कि भाई हमारी ज़िंदगी में गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी है कहीं ना कहीं, तो मैं समझती हूँ कि फिर आपकी ज़िंदगी ना ख़राब नहीं हो सकती, आपकी ज़िंदगी जो है वो किसी गलत तरफ नहीं जा सकती। शरियार, आप ब्लॉगिंग करते हैं बेसिकली। हमने अपने शो में पूरा एक बात की थी कि व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स, देयर आर टू डिफरेंट वंस, जिनका फ़र्क पता होना चाहिए लोगों को कि ब्लॉगर्स कौन होते हैं और व्लॉगर्स कौन होते हैं। तो आप बेसिकली ब्लॉगर हैं। मुझे बताइए कि ये तो लड़कियों को होता है ज़्यादातर शौक, ही आपको कैसे शौक हुआ ब्लॉगिंग का? एक्चुअली मेरी सिस्टर स्टार्टेड ब्लॉगिंग, तो उनको देख के आई गेट इंस्पायर्ड, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। तो फिर मैंने कहा मैं भी स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली आई स्टार्टेड सोशल मीडिया एज अ म्यूजिक पेज। आई वॉज रियली इनटू म्यूजिक एट दैट टाइम। सो उसके बाद मैंने थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड मैं ब्लॉगिंग की तरफ आया। ओके, सो आप बेसिकली क्या स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे ब्लॉगिंग करते हैं? बेसिकली देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर नीश जो मैं कवर करता हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स और एस्पेक्ट। अगर एक चीज़ पे जाते हैं तो फिर उससे ही पर्टिकुलर रहना, ऑडियंस हर चीज़ देखना चाह रही है, व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड थ्रू माय ऑडियंस। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ की करूँ जो चीज़ पॉसिबली एक मेल ब्लॉगर या एक आदमी कर सकता है कवर हमारी सोसाइटी में। नहीं, और फिर आप एक ही चीज़ करते रहेंगे तो फिर वो लोग बोर भी हो जाएंगे देख देख के। बिकॉज ऑडियंस को हर चीज़ कंटेंट ऐसी चीज़ है कि दे वांट डेली उनको नया कंटेंट चाहिए। ये बड़ा टफ जॉब होता है। देखिए हमारे लिए भी है क्योंकि हम डेली लाइव शो करते हैं मंडे टिल फ्राइडे, तो हमें डेली अपनी ऑडियंस को डिफरेंट कंटेंट देना पड़ता है, तो इसके लिए बड़ी मेहनत होती है। और वो मेहनत एक अकेले बंदे का काम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। लेकिन आप तो ब्लॉगिंग अकेले कर रहे हैं। अच्छा, वीडियोस एडिट ये वो सब खुद करते हैं? हाँ, अगर कभी स्केड्यूल में बिजी नहीं है तो एडिट खुद ही, और वीडियो तो बनवा लेते हैं कोई कैमरामैन से या किसी से, या खुद ही किसी को गाइड कर देते हैं हम जहाँ भी हम जाते हैं ना। वी नो आवर एंगल्स, किस एंगल से ये शॉट आता है। ये बड़ा मसला होता है कि हम जो लोगों की पिक्चर्स ले रहे होते हैं ना वो ऐसी परफेक्ट आती हैं जी, बट हमारी जब पिक्चर्स बनाने की बात सारी खराब हो जाती हैं। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? इसको बस सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। पर्टिकुलर टाइम में ये काम इस टाइम पे करना है, आज ये करना है, तो सब कुछ स्केड्यूल बनाना पड़ता है। ऐसा ही है बिल्कुल। बिकॉज के मैं अभी रिसेंटली आई गॉट ग्रेजुएटेड, आई एम अ CS ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ज़ैबिस। सो उसके अलावा वो स्टडीज़, फिर ये सब मैनेज करना, फिर अपनी दूसरी चीज़ें भी देखना, इट्स अ लॉट। बट अब वी कैन मैनेज। अगर आप कोई इंसान अपना टाइम स्केड्यूलिंग करे पूरे दिन से, वी हैव 24 आवर्स, दैट्स अ लॉट। तो हम सब कुछ कर सकता है एक इंसान। इफ पैशन है किसी के अंदर कोई चीज़ करने का, दे कैन डू इट। चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, यू जस्ट नीड पैशन टू डू एनीथिंग। पैशन आप में किसी भी चीज़ का स्पार्क है, यू कैन डू इट। मैं ये बिलीव करता हूँ पर्सनली। अच्छा, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप भी अपनी ज़बानी बताएं कि बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगर्स एंड व्लॉगर्स? व्लॉगर्स पर्टिकुलरली वीडियो व्लॉग्स बनाते हैं, और ब्लॉगर्स अगर देखा जाए तो वो वीडियो व्लॉग बनाते हैं, पिक्चर्स, स्टैटिक पिक्चर्स, उस पर भी ब्लॉगिंग करते हैं, रिव्यूज़ लिखते हैं और स्टैटिक रिव्यूज़ भी लिखते हैं। सो बेसिकली यही डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है। जो व्लॉगर्स होते हैं, अब वो मैं ये समझती हूँ वो पूरी लंबी वाली वीडियो बनाते हैं, और ब्लॉगर्स रील्स, शॉर्ट वीडियोस, मिनी व्लॉग्स, ये सारी पिक्चर्स में भी रिव्यू लिख देते हैं, तो वो ब्लॉगिंग की साइड पे आ जाता है। और स्टैटिक रिव्यूज विदाउट पिक्चर्स, जस्ट जो एक स्टेटमेंट होती है, रिव्यू होता है, दैट्स, तो ये डिफरेंस है बेसिकली। बिल्कुल अच्छे से जो है वो शरियार ने बताया है, और हमारे पास तीनों गेस्ट मौजूद हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोशिश करते हैं बीच में थोड़ी सी ब्रेक्स भी आनी चाहिए, वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है और बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा से बातों को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज बहुत मज़ेदार सी खूबसूरत सी, मैं समझती हूँ हमेशा जब भी हम अपना शो करते हैं ना तो बहुत लाइवली बातें कर रहे होते हैं, वो एक बनावटी बातें या मखसूस बातें वो सब नहीं कर रहे होते, बल्कि अब जब इंट्रो दे रही होती तब मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये वो वाला टाइम था, इंट्रो वाला टाइम जो होता है कि मैं कुछ अपनी दिल की बातें कर रही होती हूँ, कुछ आप लोग बैठ के सोचते होंगे अरे हाँ ये बात तो सही है, ये बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। तो ऐसी ये सारी सही बातें आपने शो में बतानी भी हैं, शो का हिस्सा बनना है लाइव कॉल्स के जरिए। एंड रिक्वेस्ट ये है जो लोग भी हमें लाइव कॉल्स करें, एक तो वो थोड़ा सा अपने आसपास देख लिया करें कि नेटवर्क का कोई इशू ना हो, दूसरा टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बिल्कुल बंद कर दिया करें। आई नो कॉल करने के बाद आपको ये शौक होगा कि हम अपनी आवाज़ खुद सुने। रात को शो रिपीट होता है भाई, यूट्यूब पे अपलोड होता है, वहाँ पे सब जगह पे आप लोग अपनी वॉइस जो है वो सुन सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें कि जब लाइव शो में कॉल करें हमें तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका स्पेसिफिकली आपका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साइमा ये बताइए, जैसे अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप 7 ईयर्स से ऑलमोस्ट कीटो फॉलो कर रही हैं, साथ साथ जो है रेगुलर डाइट पे भी। तो अब मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि कीटो डाइट में बेसिकली इंक्लूड क्या क्या है। कीटो डाइट में बेसिकली जो हम कीटो के मैक्रोज कैलकुलेट करते हैं तो यूजुअली हम रखते हैं 5% कार्ब्स, यानी कार्ब्स को टोटली कट डाउन कर लेते हैं। सही, ठीक है, नो राइस नो रोटी यानी वीट की रोटी। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्लूटेन फ्री रोटी ले लेते हैं, जैसे आमंड फ्लावर हो गया, कोकोनट फ्लावर हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, इनके आटे पीस के और इनकी रोटी बना के ये यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड भी इन्हीं आटों की बनाएंगे। ठीक है, 5% आप सिर्फ कार्ब्स ले सकते हैं, वो यूजुअली ऑलरेडी हमारे हर वेजीज जितने हम यूज़ करते हैं ना उनमें ऑलरेडी कार्ब्स होते हैं। सही, जब हम उनमें से शुगर को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट कार्ब्स आ जाते हैं। सही। तो इस तरह हम कैलकुलेशन इतनी लेके चलते हैं कि हर कस्टमर के वेट, एज, हाइट और एक्टिविटी के हिसाब से जब मैक्रोज कैलकुलेट हो तो उसकी फॉर एग्जांपल मेरी जो रिक्वायरमेंट है डेली वो 2000 कैलोरीज है। सही। अब मैंने अगर वेट रिड्यूस करना है तो मैंने उसको 20% डेफिसिट कर दिया। 20% डेफिसिट के बाद जो मेरी कैलोरीज बच रही हैं अब मैंने उन्हें डिवाइड किया। मैंने डेली लेना है 5% कार्ब्स, सही, 25% प्रोटीन और 70% फैट। लेकिन फैट मैंने लेना है गुड फैट, हेल्दी फैट। हेल्दी फैट। अब हेल्दी फैट में आ गया देसी घी, जो कि कभी भी नहीं लोग अभी आजकल तो बहुत अवॉइड करते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में बचपन से देसी घी खा के ही हम बड़े हुए थे, तो मैं तो बहुत खुश हुई जब मुझे पता चला कि देसी घी में ऑमलेट बना के खाना है। इसके अलावा कुकिंग कम्प्लीटली मैंने ऑलिव ऑयल में कर दी। सैलेड की ड्रेसिंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से स्टार्ट करती करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई वेजिटेबल ऑयल, कोई डालडा कुछ नहीं आता ग्रोसरी में, कम्प्लीटली सिर्फ ऑलिव ऑयल, देसी घी, कोकोनट ऑयल, ये सब हेल्थी ऑयल हो गए। कोकोनट फ्रूट में भी फैट है, एवोकाडो में गुड फैट है, वॉलनट्स हो गए, यानी टोटली हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। हमने सोचा कि खाना सिर्फ जब है जब बहुत ज़्यादा भूख लगे, जब भूख लगे पानी पी लें, अच्छा, भूख लगे ग्रीन टी पी लें, भूख लगे ब्लैक कॉफ़ी पी लें। जब एक्सट्रीमली भूख लगे 3 बार आपने अपने आप को बहलाना है। 4th टाइम में जब आपको एक्सट्रीमली भूख लग रही है अब आप उसे कंसिडर करें कि नाउ आई एम हंग्री। एक्सट्रीमली जब भूख लगे तो आप पहले से अपने प्रेप्स रखें मील्स के, यानी अपने पास आप ऐसे मील्स रेडी रखें जिससे आप डाइट फूड, हर घर में अपना अपना एक लेवल है डाइट फूड का, है ना। हर इंसान तो नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो बाहर से मील सब्सक्राइब करवाएगा या किसी से पूछेगा। आप हेल्दी मील्स पहले से प्रेप्स रखें। पालक अगर आप 1 किलो मंगवाते हैं, वॉश करते हैं, उसकी कटिंग करें, उसे देसी घी में फ्राई करें, इतना सारा पालक इतना सा हो जाता है। अब 1 kg पालक को अगर आप डिवाइडेड बाय 4 कंटेनर्स करके फ्रिज में रखते हैं, आप एक पोर्शन डेली चाहे अपने ऑमलेट में मिला के खा लें, चाहे जो आपके घर में सालन बनता है उसकी आप बोटियों में मिला के खा लें। और सालन को खाने के लिए बिलफर्ज के आपके पास फ्लैक्स सीड की रोटी भी नहीं है, बादाम की भी नहीं है। ठीक है साइमा, 1 मिनट हम आपको इंटरप्ट करेंगे, हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जवाहर हुसैन बोल रहे हैं जी, सरगोदा से। जवाहर हुसैन बात कर रहे हैं सरगोदा से, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा टॉपिक कर रहे हैं आप, अच्छी बात हो रही है खाने पीने पे, बच्चों के
बच्चों की खुराक पे, अच्छी खुराक। आजकल तो बच्चे वो शापर वाली चीजें जो है ना, बंद लिफाफों वाली चीजें, उन पे ज्यादा जोर है बच्चों का। कुछ समझ नहीं आती। सुबह स्कूल जाने के लिए माँ मिन्नतें कर रही होती हैं, तो पुत्र है खा ले, पुत्र है खा ले, लेकिन बच्चा कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना। बस ठीक है, अभी मैं साइमा से ये बात भी पूछ लेती हूँ। आप थोड़ा सा शो का हिस्सा ही बने रहिएगा। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। और अब साइमा, हम चाहेंगे कॉलर का प्लीज़ जवाब दें। उन्होंने कहा कि जी बच्चों की खुराक के बारे में कुछ बता दें, हेल्दी किस तरह से बच्चों को खिलाया जा सकता है। बच्चों को घर के खाने की आदत डालें। हमारे बच्चे घर का ही खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हें आदत डालें घर का ही उनका खाना कहना है खाना कि है। रूटीन मतलब बिगड़ी हुई होती है बच्चों की, या आदतें बिगड़ी हुई होती हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, तो उससे किस तरह से रोका जा सकता है? इसी तरह रोका जा सकता है कि जब घर में आप उनके पसंद के खाने इस अंदाज में बना दें कि वो हेल्दी फूड हो। ठीक है, मैदे का बन ना हो। अगर माँ थोड़ी सी एफर्ट करे और फ्लैक्स सीड को पीस के उसका बन बना दे, उसके अंदर बेहतरीन बर्गर तैयार होता है। मेरे पास आते हैं छोटे छोटे बच्चे, 14 साल 15 साल के, उन्हें बर्गर खाने का, पिज़्ज़ा खाने का बड़ा शौक होता है। तो हम क्या करते हैं, बादाम को पीस के उसकी रोटी बना लेते हैं, उसके ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग की। अब उसने इतने सारे बादाम अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए, तो वो हेल्दी हो गया। मतलब उसको अपने एक तरीके से क्रेविंग भी पूरी हो गई। क्रेविंग पूरी हुई, उसने एंजॉय करके खाया। बच्चों के मेरे पास मैसेजेस हैं कि आंटी थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मैदे के पिज़्ज़े से ज़्यादा मज़ेदार भी था। और यूट्यूब पे रेसिपीज़ अवेलेबल हैं। आलमंड फ्लावर पिज़्ज़ा, अगर वो उठाएं कोई भी रेसिपी और उसे फॉलो करें, एक पिज़्ज़ा बेक करें, उसके स्लाइसेस करें, जिपलॉक में डालें, फ्रीज़ कर दें। एक स्लाइस बच्चे ने खा लिया, बाकी का आपने फ्रीज़ कर दिया। जब नेक्स्ट क्रेविंग हुई फिर एक स्लाइस निकाला। बच्चों को घर के खाने की आदत डालें। घर का खाना साफ सुथरा हाइजीनिक खाना है। माँ कभी गंदे हाथ से खाना नहीं पकाती। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा सा ये ट्रेंड भी सेट करने की ज़रूरत है कि बच्चों को, जो पहले तो हमें ऐसा होता था, हमारे पास लंच बॉक्सेस दिए जाते थे, उसमें घर का खाना मम्मा कुछ ना कुछ घर से देती थी। या तो अगर आप ठीक है, अगर आप वर्किंग वुमेन है, नहीं है आपके पास टाइम, तो आप फ्रूट्स दे दें, वो भी हेल्दी हैं आई गेस। वो भी हेल्दी हैं। और वर्किंग वुमेन मेरी जानने में, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ जो वर्किंग वुमेन होते हुए भी पहले से अपने बच्चों के मील्स प्रेप करके फ्रीज़र में रखती हैं और सुबह फजर में निकाल के वो बच्चों को रेडी करके देती हैं कि नहीं हमारा बच्चा घर का ही खाना खाएगा। बस यही बात है कि थोड़ा सा एफर्ट्स करने की थोड़ी ज़रूरत है। एफर्ट करने की ज़रूरत है। एक साथ 6-8 बन बेक कर लें, फ्रीज़ कर दें, एक बन निकाला, बर्गर बनाया और दे दिया। पैटी बहुत सारी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एज़ इट इज़ जो कीमे की कबाब है, पैटी है, वो भी फ्राई करके अगर बच्चों को दी जाए तो वो हेल्दी है। रोटी आप नहीं बना सकते फ्लैक्स सीड की, आप जल्दी में हैं, तो जो आपका बेक टिक्का है वो आप सलाद पत्ता से खाएं। सलाद पत्ता और आइसबर्ग बेस्ट रोटी है। बेस्ट रोटी है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, अंदर जाके आपका वेट कम करने में हेल्प करता है और आप हेल्दी रहते हैं, आप यंग रहते हैं, आपके फेस पे रिंकल्स नहीं आते, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। आजकल आप देखें छोटे छोटे बच्चे कंप्लेन लेकर आ रहे हैं हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ऐसा ही है। हमारे बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। कभी नहीं गिरेंगे। जो बच्चे ग्रीन लीफी वेजीज लेंगे उनके बाल कभी नहीं गिरते। बड़ों के भी ऑब्वियसली, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती बच्चों के लिए तो अच्छा है कि वो अभी ग्रोइंग एज में होंगे, तो उनको अभी से चीजें दी बिल्कुल। जाएं। मेरा एक बेटा है, वो कहता है कि मुझे सैलड नहीं मुझसे खाई जाती, तो मैं उसकी सैलड उसे ब्लेंडर में ब्लेंड करके दे देती हूँ। लेमन जूस डाला और ब्लेंडर में ब्लेंड किया, इतनी मज़ेदार स्मूदी बन जाती है। थोड़ा सा उसमें मॉन्क फ्रूट ऐड कर देती हूँ, हल्की सी मिठास, हल्की सी खटास, थोड़ा सॉल्ट वाटर ऐड कर दिया, अब वो मज़ेदार सी स्मूदी बन गई है। ये क्या है, ग्रीन स्मूदी है। अब वो पिया, उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट है और वो कंप्लीट एक मील का काम करती है। बच्चा स्कूल से थका हुआ आया, आपने ग्रीन स्मूदी दे दी, उसके प्यारे से कलरफुल ग्लास में दे दिए, बच्चा खुश है कि मेरे लिए मम्मा ने स्मूदी रखी है। तो वो बच्चों की स्लोली एंड ग्रेजुअली घर वाले मिलके ही हैबिट्स डेवलप करते हैं। ऐसा ही है। और ये हमेशा हर शो में हम यही बात कर रहे होते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत से पहले ज़रूरी पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या खा रहा है, क्या उसकी इंटेक है, डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है नहीं है। हमेशा मैं उन माओं को मुखातिब करती हूँ, यकीन बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता होगा कि बस आजकल हमारा दौर वहाँ चला गया कि बच्चा रोया आपने फ़ोन पकड़ा दिया, बच्चा रोया आपने टैब पकड़ा दिया, और बच्चे को आपने देखा कि थोड़ा बहुत तवज्जो की ज़रूरत है तो आपने कहा नहीं भाई मेरे पास तो अपने बहुत काम है, ये लो टैब, ये लो गैजेट।
लेकिन आपने ठीक है, अब बच्चा, छोटे बच्चों की बात नहीं करी, मैं थोड़े से बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर बच्चे अपनी पॉजिटिव किसी चीज़ के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ काम है, उनको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम है, वो यूज़ कर रहे हैं, वो सर्चिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ा सा चेक इन बैलेंस आपको भी रखना पड़ेगा कि बच्चा आपका देख क्या रहा है। फवाद, अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि आप तो 20 साल से माशाल्लाह से वाबस्ता हैं फील्ड से, तो वो दौर आपने अभी अपने जिक्र किया कि बहुत डिफरेंट दौर था। ऑल्दो मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि जो पुराना वाला थोड़ा सा दौर था हमारा, वो बहुत डिफरेंट दौर था। और अब का जो दौर है उसमें कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए हैं, और कॉम्पिटिशन हेल्दी नहीं है। कॉम्पिटिशन ऐसे कॉम्पिटिशन है कि आप एक दूसरे की जगहें लेने की कोशिश कर रहे हो कि भाई फ़लाँ की जगह पे मैं चला जाऊँ या फ़लाँ की जगह पे मैं चली जाऊँ। तो देखिए, ये इस चीज़ को तो हम यहाँ पे इस तरह भी सम अप कर सकते हैं कि जो आपका नसीब है वो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता। इस पे तो हमें भरोसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम फवाद से पूछें कि इतना पहले भी काम करते रहे, अभी भी काम कर रहे हैं, क्या डिफरेंस देख रहे हैं, लोगों का माइंडसेट कैसा हो गया, अब उस बारे में ज़रा बात करें। देखिए, लोगों का जो माइंडसेट है, अगर मैं समझूं तो अब के दौर में और पहले के दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपने कहा कि जी अब क्या चल रहा है लोगों का, तो मैं तो शुरू से लेके आज तक अल्लाह तवक्कल पे रहा हूँ हमेशा से। ये आप बाखूबी अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि हमने अभी बहुत साथ शोज़ किए हैं, आउट ऑफ सिटी हम बहुत गए हैं कॉन्सर्ट्स करने, हम लोगों ने बहुत शोज़ किए हैं साथ। तो आप जानती हैं कि मैं हमेशा से अल्लाह तवक्कल पे रहा हूँ। ना ही मेरी कभी ये थिंकिंग रही है कि यार मैं किसी को काट के मैं उस जगह पे चला जाऊँ। और अगर कोई ऐसा भी होता है, आपको पता है फील्ड के अंदर, कि अगर मुझे पता चल जाए कि आज नुजरत का शो है तो मैं नुजरत को फ़ोन करता हूँ, नुजरत तुम्हारा शो है, तुमने मुझे नहीं रखा। तो ये काम भी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, कभी किसी को नहीं। जबकि मेरा क्लोज फ्रेंड भी होगा, मुझे पता है कि आज उसका शो है, लेकिन मैं उसको फ़ोन करके नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोल रहा? कि उसकी मेंटेलिटी नहीं है मेरे साथ सेट, शायद वो नहीं रखना चाह रहा है, या बजट इशू है, या क्या है। या फिर ये भी है कि शायद लोगों को बेहतर पता है कि एक जॉनरा किसी का बना हुआ है, वो उस तरह के जॉनरा में ही होस्टिंग करेगा तो ज़्यादा बेहतर है। असल में लोगों का देखें, अगर हम बिल्कुल ही नीचे वाले क्राइटेरिया की बात करें ना, तो वो तो कहते हैं कि यार बस जो चढ़ा हुआ है वही बुला ले। ऐसा ही है, चढ़ते सूरज के पुजारी। हाँ। एक कॉल है फवाद हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं डीजी खान से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? डीजी खान से बात कर रही हैं। कौन बात कर रही हैं? क्या कहना चाहेंगी? डीजी खान, और मेरा नाम है डॉक्टर रिदा है। डॉक्टर रिदा हैं भाई हमारे साथ। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर रिदा? मैं बोल रही थी कि आपने बोला है कि ना बच्चों को जो भी चीज मतलब सोशल मीडिया से दूर रखेंगे उनकी। We couldn't hear you properly. जी जी बोलें। हेलो। ये मतलब हमने भी तो एजुकेशन किया, मेरी मॉम भी डॉक्टर है, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, हमने भी एजुकेशन किया। हमें भी ऐसे कर देते थे कि मोबाइल आप इधर स्टडी करिए। हमें बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ एक तो स्लो भी आ रही है रिदा, और दूसरा ये कि वो मैंने फिर कहा था कि थोड़ा सा नेटवर्क की चीज़ें देख के ज़रा थोड़ा सा आप लोग कॉल्स किया करें। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कॉल ड्रॉप हो गई है, और मैं चाहूँगी टीम हमें ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दे कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रही थी। फवाद आप कंटिन्यू करें। तो बस यही है कि अब जहाँ नीड होती है कि नहीं यार यहाँ डिजर्व करता है फवाद शेख, तो बस अब समझे बस वही काम मेरे पास है। इसके अलावा सिलेक्टेड ही हो गया काम, और अगर देखा जाए तो 6-7 महीने से तो काम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पर है। लेकिन ये कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, जो भी होगा। अच्छा, डॉक्टर रिदा बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी कि वो खुद भी डॉक्टर हैं, उनके फादर भी डॉक्टर हैं, और वो कहती थी कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर कैसे रखें। देखिए, अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझें, आप बच्चों को अवेयर करें। अगर मेरे सामने इस वक्त ये 2 कप हैं, डूज एंड डोंट हमें बच्चों को बताने पड़ेंगे ना, हमें बिठा के उनको अवेयर करना पड़ेगा कि आपने ये करना है, ये वाला कप उठाना है, ये वाला नहीं उठाना। एक चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, देखिए शहरियार भी हैं हमारे साथ, और ये भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, हम सब सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं यार। इस वक्त जो दौर है वो सोशल मीडिया एक अपनी बहुत पीक पर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया से। लेकिन वही बात है, अवेयर करना होगा, बच्चों को बताना होगा कि देखो ये वाला कप उठाना, ये नहीं उठाना। अगर आप पर मैं कुछ जी कहना जी चाहूँगी प्लीज़। कि बच्चों को रेस्ट्रिक्शंस पेरेंट्स रखेंगे, ठीक है। जैसे मेरी फैमिली में है कि 16 ईयर ओल्ड जब बच्चा हो जाएगा उस टाइम पर ही उसे फ़ोन मिलेगा, तो उस टाइम तक मेरा बच्चा मेरा फ़ोन यूज़ कर सकता है, लेकिन मेरी
मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग में एग्जैक्टली। मॉनिटरिंग से ये होता है बच्चे की लर्निंग होती है, थोड़ा सा टाइम माँ को देना पड़ता है या बाप को देना पड़ता है, कोई भी एक दे दे, लेकिन ये कि उस बच्चे की मॉनिटरिंग होती है। जो बहुत सारी फैमिलीज़, हम कितने माशाल्लाह खुश नसीब हैं कि मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हमारे घरों में नानियाँ दादियाँ होती हैं। तो हमारी जो जॉइंट फैमिलीज़ है ना, उसमें ये बेनिफिट है कि दादी भी ट्रेनिंग कर रही होती है बच्चे की, वो भी मॉनिटरिंग करती है। चाचू चाची होते हैं, अम्मी थोड़ी इधर उधर हुई, उन्होंने मॉनिटरिंग कर दी। एग्जैक्टली। और टाइम लिमिट कर दें। बच्चा छोटा है बेटे, आपको 1 घंटे के लिए मिल सकता है, आप यूज़ कर लो, आपको तो जो भी देखना है इंस्टा पे देख लो, लेकिन बेटा सोशल मीडिया बहुत संभाल के यूज़ करना। हमारी फैमिली में भी अभी समझा तक ये दिया। है कि हम जी। बच्चों को, अगर जैसे मेरे कजन्स हैं, चाचू के बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी एज में हैं, 10-12 ईयर्स के हैं, तो उनको यही है कि आपको हाफ आवर के लिए आप पहले अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करो, सारी चीज़ें करो, उसके बाद आपको हाफ आवर के लिए आपका सेल फोन देंगे। अब वो सिर्फ, हम भी चलते फिरते देख रहे होते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो वो गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, तुमने कहा चलो ठीक है, अच्छा, लेकिन नहीं, हम तो उनको बाद हमने में गैजेट गेम्स के बजाय हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। भाई हम लोग अक्सर ऐसा कर लेते हैं कि 1-2 दिन बाद चले गए पार्क, चले गए क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, हम उनको ले जाते हैं बाहर। उससे ये ना सिर्फ उनकी होती है, बल्कि मैं समझती हूँ हमारी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। शरियार, बिल्कुल मैं आपकी तरफ तो अब तो बढ़ना ही है इस टॉपिक पे, क्योंकि सोशल मीडिया की बात जब चल रही है, वही बात है, हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कंट्रोल करने के लिए मैं पेरेंट्स और सबको ये बोलना चाहूँगा कि अब सारे टूल्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे, आप एज लिमिट लगा सकते हैं उस पर ना, और हर प्लेटफॉर्म उससे सिंक्रोनाइज्ड है, और हर प्लेटफॉर्म पे है कि आप चाइल्ड लॉक ऑन कर लें, जैसे गाड़ी में होता है वैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो कंटेंट बच्चों के पास शो ही नहीं होगा, प्लेटफॉर्म खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अच्छा, एक और चीज भी, जब यूट्यूब पे हम वीडियोस अपलोड करो तो वो हमसे एक एज गेट आता है, एग्जैक्टली एज ग्रुप मांगता है कि इट्स मेड फॉर किड्स और नॉट एग्जैक्टली। तो जो अपलोड करता है तो वो भी ऑडियंस डिफाइन करते हैं हम लोग कि इससे इस ऑडियंस को जाए, फिर जो प्लेटफॉर्म है वो खुद रेगुलेट करता है कि ये कंटेंट इस एज का है या नहीं, फिर वो उसको शो करता है एल्गोरिथम। तो अगर पेरेंट्स अपने ब्राउजर्स, अगर उनको थोड़ा आता है डिजिटल यूज़ करना, तो वो ब्राउजर्स में जाके एज गेट ऑन कर दे, उस पर पासवर्ड लगा दे, तो उनके बच्चे वो क्रॉस ही नहीं कर सकते, वो हर चीज़ अच्छी जो उनकी एज के हिसाब से वो वॉच करेंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे आजकल जो हर प्लेटफॉर्म में है अवेलेबल, गूगल क्रोम हो, एनीथिंग। ऐसे नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा शरियार, मैं ये भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ज़रा बताइए कि जब व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम ब्लॉगर हैं हम, तो क्या कुछ की पॉइंट्स या टिप्स हैं जिससे वो अपनी रीच बढ़ा सकते हैं? रीच बढ़ाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग अभी आजकल। तो पहले ये होता था कि यू आर अपलोडिंग कुछ भी और इंस्टा उसको बूस्ट कर रहा था, बट अभी लेटेस्ट एल्गोरिथम देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज पीपल आर अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, यूट्यूब। बहुत अच्छा, सीरियसली इंस्टाग्राम से भी आई अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम टू, बाय ब्रांड्स नॉट बाय प्लेटफॉर्म, क्योंकि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म पे नहीं करता, दे पे $5 to $10, दैट्स वेरी लेस पर पोस्ट, वो भी रीच अच्छी हुई। बट अगर बाहर जाएं सेम, तो जितना हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग डॉलर मिलियनियर होते हैं जितने क्रिएटर्स हैं, दे पे दैट मच, डॉलर मिलियनियर, नॉट पाकिस्तानी मिलियनियर, डॉलर मिलियनियर, एग्जैक्टली। तो ये है। इफ़ वी गो टू स्नैपचैट, स्नैपचैट सबसे ज़्यादा पे करता है क्रिएटर्स को। अगर आपकी स्नैपचैट स्पॉटलाइट पे एक वीडियो वायरल होती है, दे पे $20,000 to $60,000 ऑन जस्ट वन वीडियो। सीरियसली? या मेरी 2-3 वीडियोस वायरल हुई हैं स्पॉटलाइट पे, 3 to 5 मिलियंस, बट पाकिस्तान के ड्यू टू मैं अभी तक पैसे नहीं मिले। आई हैव अप्लाइड फॉर एवरीथिंग, तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। कमिंग टू यूट्यूब में अभी है दे पे, बट वो डेली व्लॉगिंग और चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है यूट्यूब, उस पर यू कैन मेक अ गुड मनी और लाइफ आउट ऑफ इट। कमिंग टू इंस्टाग्राम इन पाकिस्तान, वो पे नहीं कर रहे, ब्रांड्स कैन पे यू इफ यू हैव अ गुड रीच। ओके, तो वो आप एक नेटवर्किंग के जरिए आपको जो है अर्निंग मिल सकती है। एग्जैक्टली, नेटवर्किंग एजेंसीज उसमें कनेक्टेड हैं, उन वो अब एजेंसीज का बड़ा थोड़ा ऑफ सीन है, दे टेक अ लॉट ऑफ मनी क्रिएटर ब्रांड को कनेक्ट करने के लिए, वो बहुत ज्यादा परसेंटेज रख लेते हैं। तो आप अपनी रीच बढ़ा लो यार, ब्रांड्स खुद आपसे कनेक्ट हो जाएं। अब हम लोगों ने यही किया, आई हैव स्टार्टेड माय ओन एजेंसी बेसिकली, डिजिटल एजेंसी, ताकि ये चक्कर ही खत्म हो जाए। लेकिन अब आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा, आप बोलिए कि मैं अच्छे से कनेक्ट करवा देता हूँ। बिकॉज हम लोग दोनों साइड पे हैं, वी आर एजेंसी के लिए भी हम काम कर चुके हैं, हम खुद भी कर रहे हैं, तो वी नो के दोनों साइड की चीज़। एजेंसी वालों को वन साइडेड पता है, ब्रांड से कॉन्टैक्ट ये सब, बट उनको क्रिएशन और एज सच वो नहीं पता। दे कम टू अस फॉर दैट कि आप हमें स्ट्रेटेजीज बताएं, कोई टैक्टिक्स बताएं कि रील वायरल हो, कुछ हो, समथिंग लाइक दैट। तो अगर एक ब्लॉगर या क्रिएटर खुद ये करता है, तो वो आई थिंक ब्रांड के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वो ही नोज द बोथ साइड्स ऑफ इट। और कमिंग बैक टू आपका क्वेश्चन, ये है कि टिप इंस्टा पे
ज़्यादा चलने की ये है ट्रेंडी ऑडियोस। वो इंस्टा आपको खुद ही एक डैशबोर्ड पे पैनल आता है, सही। इंस्टा के डैशबोर्ड में गए, वहाँ ट्रेंडी ऑडियोस है, जो ट्रेंड करिए आप उस पर उससे ही रिलेटेड चीज़ें बनाए कंटेंट, जो रिलेटेड कंटेंट चल रहा है उसको ही कॉपी या थोड़ा सा उसमें एडिशन करें आप और बनाएं। और अगर आप किस्मत से आप कुछ बिल्कुल अलग चीज़ बनाते वो वायरल हो जाती है, दैट्स समथिंग एल्स, वो आपकी लक है, वो लक है, वो लक है बिल्कुल कम्प्लीटली। बट एक बेसिक जो हैगा चैनल है वो यही है कि ट्रेंडी ऑडियोस और कैची और स्मॉल वीडियोस हो, और HD स्मॉल वीडियोस एंड ट्रेंडी ऑडियोस, एंड क्वालिटी शुड बी गुड, 4K हो, 2K वीडियो हो, क्वालिटी एंड फ्रेम रेट शुड बी वेरी गुड और स्मूथ वीडियो पूरी। ठीक है, और भी बहुत कुछ है दिमाग में पूछना है लेकिन मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गेस्ट हमारे साथ हैं, सवालात कंटिन्यू रखेंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ खूबसूरत सी मज़ेदार सी बातें चल रही थी और हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे सोशल मीडिया के हवाले से भी। आज के शो में आपको डिफरेंट टिप्स मिल रही हैं, यानी कि आपको अपने डाइट के हवाले से भी टिप मिल रही हैं, आपको सोशल मीडिया के हवाले से भी टिप मिल रही है। और अगर आप शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उस पर भी अभी आगे और मज़ीद फवाद से बात करने वाले हैं। फवाद, इतना एक्सपीरियंस है, अब आगे आने वाली यूथ को देखते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं ये शौक के वो होस्ट करें या होस्टिंग करें, क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए? देखिए, मेन चीज़ तो आपकी स्टडी है और सेकंड चीज़ ये कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपने फिर हर चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है, हर चीज़ पे आपने काम करना है। अब जाहिर सी बात है, हम जो शोज़ करने जाते हैं तो हर शो का एक अपना मूड होता है और उसको उसके मूड के हिसाब से, उसकी ऑडियंस के मिजाज के हिसाब से मुझे फेस करना होता है और लीड करना होता है। अब जहाँ तक आने का शौक़ है, आपके सामने है स्ट्रगल कितना है, मार्केट की क्या पोजीशन है, मार्केट में किस तरह से लोगों को सपोर्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, वो सारी चीज़ें आपके सामने है। इंसान अगर आएगा तो एक तो वो उसका अपना टैलेंट होगा, सेकंड उसका लक होगा। सही, ये लक वाली बात ना फवाद, मैं आपको इंटरप्ट करके आपसे शरियार ज़रा थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगी। वो इसलिए क्योंकि देखो, मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत वर्कआउट कर रही हूँ, बट हमारा एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक है और वो ये है कि अगर हम कुछ पॉजिटिव कंटेंट बना रहे होते हैं ना, हम दिन रात की मेहनत कर देंगे उस पे, वीडियोस पे व्यूज नहीं आते, एक नेगेटिव वीडियो ऐसी वायरल होती है, ऐसी कि हमारी आवाम का मसला है। आवाम को चाहिए ही गंदगी, मैं आपको बताऊं, आवाम जी हाँ, हमारी आवाम, हमारा मुल्क हर गलत चीज़ में ट्रेंड करता है टॉप लिस्ट में, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स द फैक्ट्स। मैं नहीं बोला, ये सारी जितनी रिसर्च कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो बोलती हैं। और अवाम, हिपोक्रेसी हमारी अवाम में, टू बी ऑनेस्ट, बहुत वो बोलते हैं कि ये करो, बट वो पसंद कुछ और करते हैं इंटरनली। यार देखो, मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ सिंगर, मैं अगर अपनी कुछ गाने की वीडियो डालती हूँ उस तरह से व्यूज नहीं आते, बट मैं अगर किसी भी रैंडम किसी भी ट्रैक पे 2-4 लाइनें गा के ब्यूटी शॉट्स के साथ वीडियो बनाऊंगी, व्यूज ही व्यूज हैं। अरे भाई, जो मेरा टैलेंट है, जो मैं जिस चीज में काम कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, वो तो देखो आप, मतलब मैं उसको ही प्रमोट करूंगी ना सोशल मीडिया पे। ये अवेयरनेस कैसे आएगी आवाम को शरियार? ये नहीं आएगी, जो ऑडियंस कंज्यूम करना चाहती है ना, वो करेगी ऑडियंस। ये ऑडियंस को हम करेक्ट नहीं कर सकते। हमें ये है कि हम अपना कंटेंट नीश पर्टिकुलर रखें और हम एक्सपेक्ट ना करें कि हमें ज़्यादा व्यूज़ और वो मिले, या हम बिल्कुल क्रिंज कंटेंट पे चले जाएं। नहीं, वो तो खैर हम कर ही नहीं सकते ना। एग्जैक्टली, आप क्रिंज कंटेंट देखें कितने व्यूज़ आते हैं, 10 मिलियंस, 20 मिलियंस। यहाँ हम एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे 100 व्यूज़, 100, वो भी बोल के बोलना होता है, भाई देख लो वीडियो, कुछ मेहनत की है, कुछ एजुकेशनल बात की है। पीपल डोंट लाइक इट। आई बिलीव ऑडियंस सोशल मीडिया पे जो आती है पर्टिकुलरली एंटरटेनमेंट के लिए, दे डोंट वांट एनी पर्टिकुलर एजुकेशन और वो सेक्टर हिट करना। मोस्टली लोग वो है कि सोशल मीडिया पे एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, फन, मस्ती, वो एजुकेशन और दूसरी चीजों को आई थिंक वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे ही रखना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया से क्या करेंगे, तो हम इंस्टीट्यूट में देख लेंगे। इंस्टीट्यूट में हम पढ़ रहे हैं, अब हमें यहाँ पे फन चाहिए, तफरी चाहिए, वो चीज़ें चाहिए जो हम कर नहीं सकते हैं इधर
या तो फिर हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते वो चीज़ें, वो सोशल मीडिया पे देख के खुश होते हैं। आई बिलीव दैट कॉमेडी शोज बहुत चलते हैं, कॉमेडी बहुत चलती है, मीम्स बहुत वायरल होते हैं, पीपल लाफ एट इट। तो ऑडियंस का ये है कि वो ये चीज़ देखना चाहती है सोशल मीडिया पे। तो जो क्रिएटर्स हैं उनको वैसे ही अपने आप को कन्वर्ट करना अच्छा, चाहिए। मैं ये समझती हूँ कुछ लोग जानबूझ के भी अपनी मीम्स बना रहे होते हैं, कुछ To get वायरल viral. वीडियोस। True. अच्छा, और एक और चीज़ है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया भाई। ये ऐसा था, यूट्यूब वाला सीन था मेरा। मुझे किसी ने कहा कि वो थंबनेल्स पे वर्कआउट करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेते हैं। अब मैंने थंबनेल्स बनाना शुरू किया। देन सडनली समवन केम एंड सेड दैट कि भाई आप कुछ ऐसा लिख दो थंबनेल पे कि लोग बोलें कि नहीं अब तो क्लिक करना ही पड़ेगा। Exactly. It's called clickbait. Clickbait हो गया वो। तो ऐसा है मतलब यूट्यूब पे बहुत चलता है क्लिकबेट। आप ऐसा कैची सा, अट्रैक्टिव सा कुछ थंबनेल बना लेते हैं कि लोग बोलते हैं ये क्या हुआ, बट वीडियो खोलते हैं उसमें सच कुछ होता नहीं है। तो ये क्लिकबेट कंटेंट बोलते हैं हम लोग यूट्यूब के लिए। अच्छा। हाँ। और तो अगर बस हम कंपैरिजन करें इंस्टा और यूट्यूब की अर्निंग का, तो किसकी अर्निंग ज्यादा है अगर बेटर वर्क किया जाए तो? पाकिस्तान में तो इंस्टा की कोई अर्निंग नहीं है। सही। इफ़ वी सी दैट यूट्यूब की अर्निंग है पाकिस्तान में, और तो यूट्यूब की अच्छी अर्निंग है। बाकी आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाएं, आपके टोटल चैनल पे बहुत व्यूज़ हों, तो फिर एक आपकी स्टार्ट होगी अर्निंग अच्छी। वो है मोनेटाइजेशन इज़ ऑन यूट्यूब। पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पे अभी नहीं है, बट अगर इंस्टाग्राम ऑन करता है तो आई बिलीव इंस्टाग्राम ज़्यादा पे करेगा यूट्यूब से करंटली। अगर ऑन कर दिया अगर जाए ऑन करता है तो इंस्टा विल पे मोर देन यूट्यूब इन पाकिस्तान। और ये होना चाहिए यार, कर दो यार, गरीब लोग बेचारे काम कर रहे हैं उनके लिए कर दो। तो आज सोशल मीडिया यूज करते हैं आप भी? थोड़ा बहुत, क्यों ज़्यादा नहीं। इस सुस्ती की वजह? इस सुस्ती की वजह शेड्यूल जो है Schedule, थोड़ा yeah. टाइट है, और इस वजह से जो है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके लिए आपको बाकायदा बैठ के बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या थीम्स चल रही हैं, क्या कंटेंट चल रहे हैं, क्या मामलात हैं। उसके बाद फिर वो आप अपना मेंटली तौर पे अपना माइंड सेट करें, उसके बाद फिर आप उसकी शूट की तरफ जाएं, फिर एडिट। तो वो एक लंबा प्रोसेस है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि आपके साथ एक टीम होनी चाहिए जो आपको मैनेज भी करे आपके साथ, और शूट भी करे, एडिट। कदर करो हम जैसे लोगों की जो अकेले काम करते हैं। देखो जरा, और सही बात। पोस्टिंग टाइम भी होता है। यू कांट पोस्ट एनी टाइम और वो चल जाएगी। ये शाम के टाइम ये मेरे से बहुत बार गलतियां हुई हैं ये वाली कि अच्छा, मैं ये मेरा भी आपसे सवाल है। कुछ लोग कहते हैं रात का टाइम ज्यादा बेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं शाम का, तो असल टाइम क्या है? हर रीजन, हर मुल्क, हर रीजन का ना अलग टाइम है। अमेरिका में अलग पर्टिकुलर टाइम देगा। गूगल आप थोड़ी रिसर्च करेंगे ना, और अपने क्रिएटर्स जो हमारे मुल्क के उनकी टाइमिंग भी आप नोटिस करें। यू हैव टू वर्क ऑन इट। पूरा आपको वर्क करना है अगर आप सीरियसली ले रहे हैं। देखें कौन किस टाइम पे पोस्ट कर रहा है, फिर उसकी एक कंपैरिजन निकालें, फिर उसी टाइम को आप फॉलो करें। हाँ ज़बरदस्त। साइमा, आप सोशल मीडिया मतलब ज़ाहिर यूज़ करती होंगी, आप भी, घर में भी आपके बच्चे भी हैं सब। अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, आपने बताया कि ऐप के थ्रू आप सबको लॉक कर देती हैं और वो रिमोट आपके पास है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा गाइड हमारे पेरेंट्स को आप करें, बीइंग अ पेरेंट, कि ये बच्चों पे जो कड़ी नज़र रखनी है इस तरह से कि बच्चों को यूज़ करने भी दे रहे हैं और उनको एक रिस्ट्रिक्शन में भी रखा हुआ है। ऐप है जो इंस्टॉल कर लें अगर आप अपने फ़ोन में, और बस बच्चे की एक अलग गूगल आईडी बनानी होती है। सही। मैंने जिस ज़माने में ये फैमिली लिंक बनाया था, तो मैंने मेरी मदर का जो था गूगल लिंक, वो मेरे बच्चों के फ़ोन में डाल दिया है। सही। तो वो उसी को जो है ना एज अ पेरेंट मैं मॉनिटर कर रही होती हूँ, और वो मेरे बच्चे जो है ना जितने भी गैजेट्स हैं घर में यूज़ हो रहे हैं, फ़ोन है, टैब है, तो वो सबको आप अपने फ़ोन से लॉक भी कर सकते हैं। या मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा इस वक्त स्टडी कर रहा है, अब वो मेरे पास आता है कि अम्मी व्हाट्सएप पे नोट्स आए हैं, टीचर ने सेंड किए हैं, तो मुझे नहीं चाहिए कि वो व्हाट्सएप से मूव करके यूट्यूब पे चला जाए, तो मेरे ही फ़ोन से फैमिली लिंक पे जाके मैं यूट्यूब को लॉक कर देती हूँ। मीनवाइल वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसने व्हाट्सएप से नोट्स निकाले, कॉपी किए और फ़ोन मुझे वापस कर दिया। इन केस वो फ़ोन वापस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो आइडिया है कि नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने हाफ एन आवर वेट किया। अब उसने फ़ोन रिटर्न नहीं करना क्योंकि उसकी तो गपशप लग गई होगी किसी फ्रेंड से, मैंने अपने पास से उसको स्विच ऑफ कर दिया उसके फ़ोन को। तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है योर पेरेंट हैज़ लॉक्ड योर दिस डिवाइस। इसी तरह टैब में भी हमने 1 आवर का टाइम फिक्स किया हुआ है कि बच्चे ने 1 आवर का टाइम टैब यूज़ करना है। अब उसने क्या यूज़ करना है वो वहाँ हिस्ट्री से हम जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके गैजेट की हिस्ट्री से आप चेक भी कर लें कि आपके बच्चे ने क्या देखा क्या नहीं, ताकि आप उनकी सोशल डेवलपमेंट में, उनकी मेंटल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करें। या ज़्यादातर जो छोटी एज के बच्चे हैं उनको जो है ना आप सेट करके भी दे सकते हैं।
क्योंकि उनको तो इतने फंक्शंस वगैरह नहीं पता होते ना, हाँ, तो लेकिन जो आप ऊपर ऊपर लगा देते हैं वो यूजुअली उसको ही उसी बार को बार-बार बार क्लिक क्लिक कर करते रहे हैं। होते तो ऐसे इस्लामिक आते हैं प्रोग्राम्स जो बच्चों की पोइट्री के साथ मूव करते हैं, तो वो वाले प्रोग्राम सेट करके और बच्चों को लगाते हैं, लेकिन उसके टाइमिंग के साथ कि Timing ये के हाँ, ये वाला टाइप 1 घंटा चलेगा, 1 घंटे के बाद बस ये खुद बंद बहुत हो ज़रूरी जाएगा। चीज़ें हैं जो कि आपको ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसी नहीं सुबह में ब्रेक बहुत ज़रूरी है यार। और ये वाला जो ब्रेक है ना हमारा, ये टी ब्रेक है, हम टी ब्रेक पे जा रहे हैं और आप लोग जल्दी से वापस आइए और फिर बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में, और मज़ेदार से खूबसूरत सी चिटचैट बातें हमारी चल रही हैं, साथ साथ चाय भी चल रही है, पी भी चुके हैं और पी भी रहे हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि यार आप तमाम लोग जो है वो जो मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने अगर हमें अभी ज्वाइन किया, मेरे बहुत सारे वो लोग जिनको मैंने कहा था भाई आज हम थोड़े से ग्रूमिंग पे भी बात करने वाले हैं, तो वो लोग सोच रहे होंगे सारे लड़के यार की तो है नहीं अभी तक। तो हमने कहा सब्र का फल जो होता है ना वो बहुत मीठा होता है। तो अब एंडिंग नोट की तरफ जो हम जा रहे हैं शो को लेकर, तो इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा मेल सेल्फ ग्रूमिंग पे। तो शरियार मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप हमारी जो मेल सोसाइटी है उनको थोड़ा सा गाइड करें, वो किस तरह से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। बेसिकली लड़के ऑलमोस्ट सब बाहर तो जाते हैं, तो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि सन ब्लॉक यूज़ करें। कौन करेगा? लड़के बहुत इस मामले में। पहली थिंग इज कि आपका, क्योंकि सन सबसे ज़्यादा एजिंग और डैमेज करता है आपकी स्किन को, तो फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रोटेक्ट इट। आप डिफेंस पहले हम करेंगे अपनी चीज़ का, स्किन का, वो है सन ब्लॉक। आप और वो भी हर कोई सन ब्लॉक इज़ नॉट गुड, उसमें भी बहुत टाइप्स आती हैं। अगर जो भी है अपनी गूगल पर रिसर्च करें, अपनी सेल्फ रिसर्च करें, अवेयरनेस, अपनी स्किन टाइप पहले देखें कौन सी है, उसके लिहाज से सन ब्लॉक ख़रीदें। और ज़रूरी नहीं बहुत एक्सपेंसिव हो या बहुत चीप हो, बिल्कुल मिड लेवल ख़रीदें जो अफोर्ड कर सकते हैं आप। और अगर थोड़ा आप थोड़ी स्मॉल लो क्वालिटी भी अब जाते हैं आप, तो यू कैन गो फॉर दैट। वो ना होने से कुछ होना बेहतर है, कुछ तो प्रोटेक्शन होगा। उसके बाद आप ये है कि सन प्रोटेक्शन तो मेजर है, कैप यूज़ करें, बाइक में हेलमेट यूज़ करें, सन ब्लॉक यूज़ करें, ग्लासेस यूज़ करें, ये इट वर्क्स अलॉट। ये आपको 3 महीने में बहुत, आप सिर्फ कुछ ना करें, सन ब्लॉक यूज़ करें, आपकी स्किन 3 महीने में ड्रास्टिक चेंज होगा, सिर्फ बाय डैमेज, क्योंकि सनबर्न होना बंद हो जाएगा। ऐसा ही है। उसके अलावा आप ग्रूमिंग करें, मतलब प्रॉपर सैलून जाएं। अब तो सारे मेल सैलून में इतने इनवाइट्स और वहाँ के वो करता रहता हूँ, वीडियोस बनाते रहता हूँ। अब सारे सैलून्स कंप्लीट फीमेल जो सर्विसेज होती हैं सब मौजूद है, स्पा होता है पूरा पर्टिकुलर। और अब सैलून, मेल सैलून भरे हुए होते हैं शाम के टाइम, वीकेंड पे फुल, आपको टाइम नहीं मिलता। और वहाँ हर एज के लोग आते हैं। काफ़ी अवेयरनेस आ गई है हमारी आवाम में, मेल आवाम में, कि भाई औरतों का नहीं, आदमियों को भी ग्रूम करना चाहिए और पूरा हेड टू टो अच्छा लगना चाहिए। देखिए मैं समझती हूँ शरियार, आपको इंटरप्ट मैंने इसलिए किया कि अगर जैसे इंसान खुद सोचता है ना, जैसे आपने सोचा कि यार मैं अपने आप को ग्रूम कर लूं, मुआशरा नहीं जीने देता, मसला सारा है। अगर कोई लड़का अच्छा, अब जैसे लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं, हमारा असिस्टेंट कैमरामैन है हसन, अब वो थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसिंग करके आता है तो मैं ही उसको छेड़ रही होती हूँ, हसन तुम आज तैयार होकर क्यों आए हो। तो वो तो खैर ये तो एक वो हो गया कि हम एक मतलब फैमिली वाली बात करें, लेकिन मुआशरे का, अरे अब तुम लड़के हो, तुम्हें क्या जरूरत है सैलून जाने की। I get that a lot, है ना। एग्जैक्टली। मैं क्योंकि मैं लेज़र भी करवाया है मैंने काफ़ी टाइम, हाइड्रा फेशियल्स भी करवाता रहता हूँ, ठीक है। और लेज़र भी मैंने जब करवाया था, वीडियो डाली थी, तो उस पर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं तो लड़कियां कराती है, वो कराते हैं, ये वो। देखिए जो मीडिया से रिलेटेड है वो सारे लोग करवा रहे हैं बट शो नहीं करते। बट हमारी जो फील्ड में हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, हम जो करवा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, हम हर चीज़ की स्नैप डालते हैं, वो सब हम दिखाते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप एक लीगल अपने पैसों की चीज़, अपनी मेहनत की चीज़ आप करवा रहे हैं।
खर्च अपने पे कर कर रहे हैं, लोगों को क्या मसला है। और ये तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग डरते हैं आदमी इन चीज़ों से, आप एक उसके लिए आप एक मॉडल बन रहे हैं, सिंबल बन रहे हैं कि भाई इसने करवाया है, हाँ। तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि ये करवा रहा है। तो वो जो चाह रहे होते हैं लड़के करवाना ग्रूमिंग, बहुत मेरे जितने दोस्त हैं मुझसे आगे पूछते हैं कहाँ जाएं, किस सैलून की बुकिंग करवाएं, सब पूछते हैं, बट वो कतरा रहे होते हैं लोगों के आगे बोलना। हाँ। लड़के फेशियल करवाते हैं, बताते नहीं हमने फेशियल करवाया, छुपा रहे होते हैं सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी की वजह से। और लड़के खुद उनको, लड़कियां तो, लड़कियों ने भी बहुत ये ट्रेंड है जो लड़कों को वो पिक करती हैं, बुली करती हैं, अरे तुम लड़की हो, तुम स्पा डे करोगे, तुम ये नहीं, करोगे, दैट्स नहीं। वेरी रॉन्ग, रॉन्ग, दैट्स वेरी रॉन्ग। और लड़के तो करते ही हैं, लड़कों का बुलिंग लेवल की कोई हद ही नहीं, इंतहा नहीं। वो 0 से 100 to 0 किसी भी लेवल पे आपको बुली हो सकते हैं आप। ये असल में बचपन से माशरे में इस चीज़ की शायद ट्रेनिंग नहीं की ट्रेनिंग गई। नहीं अच्छा, है। मैं जिस फैमिली में मेरी शादी हुई है, हमारे यहाँ बचपन से इन सारी चीज़ों का, मैंने अपने हस्बैंड को शुरू से देखा है कि वो सनब्लॉक लगा के Sunblock जाते लगा। हैं। और बहुत अच्छी बात है, उनका हमेशा फेस वॉश अलग आता है। क्या बात है। बहुत ही माशाल्लाह वो हर चीज़ में बहुत पर्टिकुलर हैं। तो अगर मेरे बेटे की कभी थोड़ी सी भी शेव पड़ी हुई होगी, हाफिज़ है मेरा बेटा माशाल्लाह, तो थोड़ी सी भी अगर दाढ़ी बढ़ जाएगी या आउट ऑफ शेप, तो फ़ौरन मेरे हस्बैंड कहेंगे कि बेटा ये क्या है। ट्रिम करनी चाहिए। हाँ, पर्टिकुलर तो ये ग्रूमिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक ये है। अपना घर का भी एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर हमें खुद बनाना होगा, और प्लस हमारी सबसे, फैमिलीज को सपोर्ट सॉरी करना टू इंटरप्ट चाहिए। यू, प्लस सबसे बड़ी हमारा रिलीजन बोलता है ग्रूमिंग को। हमारा रिलीजन ने कहा है कि हाफ ईमान है आपका सेल्फ ग्रूमिंग एंड हाइजीन, Exactly. इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। और लोग, मैं एक चीज़ और थोड़ी रिलीजियस बात करना चाहूँगा, आई डोंट नो इट्स राइट टू से, अगर हम इस्लाम को सुनते हैं अपने पेरेंट्स से और चीज़ें पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे जब इस्लाम का टाइम था, अरबिक दौर, तो हमें पता लगता है कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू ग्रूमिंग। वो उस टाइम पे मेहंदी लगाते थे, और उस टाइम के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी एक मेल ग्रूमिंग के लिए। अब अगर हम टेक्नोलॉजी और चीज़ें देखी जाएं तो उसको कंपैरिजन आप कर लें हाइड्रा फेशियल इन चीज़ों से, उस टाइम पे जब हमारे ही रिलीजियस फिगर ने हमें सिखा दिया कि आप अपने हेयर कलर करें, अपने आप को ग्रूम करें, खुशबू लगाएं, तो दैट्स आई थिंक इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं पाक है। साफ रहना, तो वैसे भी हमें, आपने जैसे कहा कि हमारे इस्लाम हमें ये दर्ज देता है कि सफाई Exactly. निस्फ ईमान है, निस्फ आधा ईमान है। लेकिन हम ईमान। हमेशा यही बात करते हैं कि अफसोस के साथ हमारा आधा ईमान जो है वो गोरे लेकर बैठे हैं। वहाँ देखो आप सफाई की चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं। हमारे आज का बड़ा ड्रॉबैक है, हमने अपने घर के आगे से कचरा साफ किया, बराबर वाले के घर के आगे कर दिया, और ये सफाई नहीं हुई, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों से ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अपने दिल की सफाई करें, दिल साफ रखें लोगों के लिए, अपना दिल साफ रखेंगे, अपने आप को मतलब अच्छा रखेंगे, तो सामने वाले को भी आपसे पॉजिटिव वाइब्स यकीनन मिलेंगी। तो फवाद, आप कितना ख्याल रखते हैं अपना ग्रूमिंग? कोशिश होती है, स्पेशली आपने देखा ही है कि जब भी किसी इवेंट के अंदर मीटिंग आते हैं, ये वो सारी चीज़ें जब किसी इवेंट के अंदर जाते हैं तो स्पेशली ग्रूम होता है, और जाहिर सी बात है पूरा अपने आप को मेंटेन करके जाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जिस भी इवेंट के अंदर जा रहा हूँ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहे वो कंपनी हो या कोई भी हो। जाहिर सी बात है मेन स्टेज पे आप खड़े होते हैं, सब आपको देख रहे होते हैं। पर्सनालिटी क्या कह रही है, ये सब जाहिर सी बात है आपकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। तो जहाँ तक सर ने कहा सन ब्लॉक और फेस वॉश, ये जाहिर सी बात है ये मेरा रूटीन है। करते हैं, क्या बात है भाई, रूटीन है, वाह। रूटीन है, जाहिर सी बात देखें जरूरी है, वही कहते हैं ना कि दिखेगा तो बिकेगा। है ना? तो ज़रूरी है कि आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही बताया है कि आपकी जो पहनना ओढ़ना है, आपका जो रहना सहना है, वही बताएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एग्जैक्टली, आपकी फैमिली ने आपको क्या अवेयरनेस दी है। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि लोग इस पे इम्प्लीमेंट करें, हैं, जो बहुत मुश्किल काम है। बहुत हम ज़्यादा। लोग बातें तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पे जो है ना, हम लोग यहाँ से बहुत ही गंदे हो चुके हैं। ऐसा ही है, तो यहाँ से हम जब साफ होंगे, जब हमारा ईमान और अकीदा वहाँ मजबूत बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। सोच लेकिन हमारा तवक्कल अब वहाँ नहीं, इंसानों पर है कि ये मेरा काम कर देगा, ये मेरा काम कर देगा। सफाई निफ्स ईमान है, हमें पता है, लेकिन हमने जानबूझ के कचरा बराबर वाले में डालना है। आप इसको भी छोड़ दें, अब शाम का टाइम होता है, आप ट्रैफिक का देखती हैं रुझान, मेरा आजकल डेली बेसिस पे गुलशन आना जाना होता है। अब एक रोड जाने वाला है, उस पे लेकिन मजे की बात ये कि जो आने वाला रोड है उसके ऊपर ट्रैफिक लोग लेके चले गए। अब जो 2 घंटे के लिए ट्रैफिक दोनों तरफ से ब्लॉक। अच्छा, और एक और चीज ये है, इस पे नहीं, इस पे एक और चीज ये है कि आप फिर अपनी मानते भी नहीं है ना गलती की, आपने रिवर्स भी नहीं करनी गाड़ी। नहीं, अब तो अब इतना आगे आ गए ना कि वो वाला ट्रैफिक सारा ब्लॉक, ये वाला भी ब्लॉक। ऐसा ही है। तो मकसद हम लोग इतने बेसब्रे हो गए हैं, इतने बेसब्रे कि सब्र नाम की चीज हमारे अंदर है नहीं। सब्र क्या होता है हमें पता नहीं, बस ये जल्दी से ले लें, ये कर लें, वो कर लें, इसका हक मार दो, उसका हक मार दो। यार खुदा के वास्ते मेरी तमाम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि बराए मेहरबानी नमाज पढ़ें, अल्लाह पे तवक्कल करें, सब्र लाएं अपने अंदर, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम नहीं चल सकते। नहीं अब जी हम जो सकते। जा रहे हैं वो समझ लें, अगर हम देखें तो दुनिया एंड की तरफ जा रही है, कहते हैं ना निशानियां आना शुरू हो चुकी हैं, तो कम से कम हमें वहाँ का भी, कब्र का भी सोचना चाहिए कि यार आखिर हमने उधर भी जाना है। हमेशा से हाँ, हम ये अपने शो में बात करते हैं कि सब्र और शुक्र, ये दो चीज़ों को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जो नहीं मिला उस पर सब्र करें, जो मिल गया उस पर शुक्र करें। देखिए और जो आपके नसीब का है, मेरा ईमान है, अब मैं अभी भी अगर स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ईमान है कि अगर मेरे नसीब का कुछ है तो मुझे मिलेगा, ऐसा ही और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मेरा दिल कहता है। अब जाहिर सी बात है, अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो मिलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। जब मेरा दिल साफ है, मेरा दिमाग साफ है, मेरी नीयत जरूर साफ है, मैं अपनी मिलेगा। ज़ात से किसी को नुकसान नहीं दे रहा, तकलीफ नहीं दे रहा, तो अल्लाह पाक भी तो मुझे इज्जत से गाड़ी चला रहा है ना। अब आप बिल्कुल। देखें, नफ्सा नफसी इतनी हो गई है कि लोगों की जो अपनी फैमिलीज हैं, जी जी जी। दिलों में मैल, मिलना जुलना ख़त्म, सगा खून सगे का नहीं है, भाई बहन का नहीं, बहन भाई का नहीं, कोई किसी का नहीं, बस दौड़ में लगे हुए हैं, तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अरे भाई सब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र। दीन दुनिया बराबर रख के चलनी है। रख के चलनी है। और जैसा कि बहुत शहरियार ज़्यादा ने दौड़ कहा फास्ट कि हो गई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफाई पे ख्याल रखते थे। तो मैंने पढ़ा था उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि वो हमेशा अपने बगल के बाल उखाड़ते थे। तो हमारी एक साथी थी, वो साइंटिस्ट थी, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा यार ये तो इन्होंने 1400 साल पहले बता दिया कि बगल के बाल उखाड़ने चाहिए, बगल के बाल में टीबी का जरासीम पैदा होता है। तो जो लोग इसको रेजर से शेव करते हैं तो आधा जरासीम अंदर रह जाता है, आधा बाहर आ जाता है, वो आधा फिर भी अंदर रहता है। तो जो लोग उखाड़ते हैं उनका तो जड़ से ही उखड़ जाता है, उनका टीबी का जरासीम मुकम्मल निकल जाता है। तो हमने बचपन से अपने घरों में बेटों को ये सिखाया, बेटियों की तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग होती है, बेटों को भी कि नहीं भाई बगल के बाल उखाड़ नहीं है। तो अब वो जो फर्स्ट फैमिली होती है जिन्हें पता चलता है हाँ हाँ कोई लड़के को वैक्स करता है, ये यही तो मैंने कहा। नहीं करता है, करना ज़रूरी है, और हर 40वें दिन करना ज़रूरी है। एंड यू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली अंडर आर्म्स की बच्चों की ग्रोथ ग्रोथ कम हो कम्प्लीटली जाती है, खत्म भी हो जाती है, बल्कि आते ही नहीं, बराए नाम इतने से आते हैं जो कि हर 40वें दिन उखाड़ दिए जाते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग घर में पढ़े लिखे basic ethics वालिदैन, है। हाँ बेसिक एथिक्स हैं जो बच्चों को की ट्रेनिंग बचपन से करनी बहुत ज़रूरी है। और जिनके कुछ बड़े हो गए कोई हर्ज नहीं, वो अभी भी शुरू कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई, ताकि फिर उनके जो बच्चों के बच्चे हैं वो पैदाइशी और मैं समझती हूँ ऐसी माएँ जो अपने स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द सन, अगर अपने बेटों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती है ना, कल को जब उनके घर बीवियां आती है ना, तो वो बड़ी दुआएं देती हैं अपनी सासों को, यार हमारे लिए ना एक बहुत, एक कहते हैं ना मास्टरपीस आपने रेडी कर दिया है, ट्रेंड बच्चा मिल गया है। हाँ वो बिल्कुल अमूमन सही ऐसा कह होता रही है ना कि मेरी वाइफ से अमूमन लोग पूछते हैं कि आपकी कोई दूसरी बहन है, तो मेरी बहन को वाइफ कहती है कि नहीं मैं आखिरी पीस थी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ ना कि वो अगर आप अपनी चीज़ों का इजहार करें, अगर आप अपनी बीवी को शहजादी की तरह रख रहे हैं, तो आप इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं कि आपकी तरबियत एक मलका ने की है। और ये सबसे मेन चीज़ है। आप अपने बेटे को जितना अच्छा ग्रूम करें, हम समझते हैं सिर्फ हमारा फोकस होता है लड़की की तरबियत करो, लड़की को ये सिखाओ, लड़की को वो सिखाओ, लड़की को ये करो, लड़के की भी तरबियत होनी चाहिए। क्योंकि जब तालीम की बात आती है तो बहुत सारी फैमिलीज आज भी ऐसी हैं जो लड़का लड़की की तालीम में कंपैरिजन करती हैं कि ठीक है यार लड़के को हमने बहुत हायर लेवल में कहेंगे, भाई हमारा बेटा तो फलां जगह पढ़ता है, बेटी का क्या है गली मोहल्ले के स्कूल से पढ़ लेगी, इसने तो हांडी चूल्हा ही करना है। ठीक है, सही है, लड़की का बेसिक काम है कि अपना घर संभालना है, घरदारी संभालनी है, लेकिन उसके साथ साथ वो भी वेल ग्रूम्ड हो सकती है, वो भी अपने आप को अच्छा जो है वो बना सकती है। क्योंकि जब एक लड़की, एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो आगे आने वाला मुआशरा पढ़ा लिखा होगा। क्योंकि इंसान की, किसी भी बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, और वो जब एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसको पता ही नहीं होगा, अपनी बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता होगा, तो वो अपने आगे आने वाले बच्चे को कैसे ग्रूम करेगी। मैं चाहूँगी साइमा, हम बिल्कुल एंड नोट पर हैं, एक बहुत शॉर्ट हेल्दी मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। मैं बस तमाम ऑडियंस को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो ये उसूल बना लें कि जब भी खाना खाना है बहुत ही अच्छा हेल्दी खाना खाना है। हर खाने को खाने से पहले अपने दिल से पूछ लें कि ये खाना मेरी सेहत को फ़ायदा देगा या नुकसान। जब हम चीनी खाते हैं वो अंदर जाके जो है ना वो शुगर की क्रेविंग्स को बढ़ाती है। तो सबसे पहले तो मैं फास्टिंग के लिए प्रोमोट करती हूँ सबको जो है ना, मैं यही पैगाम देती हूँ कि प्लीज़ आप फास्टिंग के अपने आवर्स बढ़ाएं। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो 7-8 बजे नाश्ता करने के बजाय उसको प्रोलॉन्ग करके 10-11 बजे तक ले आएँ। और ब्रेकफास्ट यानी अपना जो फास्ट खोलें वो हेल्दी फूड के साथ खोलें, अंडा खाएं,
भले 2-3 अंडे खा लें मगर जर्दी के साथ खाएं, क्योंकि जर्दी में अच्छा हेल्दी फैट होता है। आपके बॉडी में यकीन माने कि जब फास्टिंग के ऊपर आपकी बॉडी काम कर रही होती है, वो कैंसर के सेल्स तक खा जाती है। आपको अल्जाइमर्स नहीं होता। आपके अंदर जो है ना वो पेप्टाइड्स के जो ब्रेन सेल पैदा करता है, वो आपको अल्जाइमर डिजीज़ से बचाता है। आपको बड़ी एज में भी जाके जो है ना वो याददाश्त आपकी अच्छी रहती है, आपका विजन क्लियर रहता है, और आप बहुत बड़ी एज तक भी ना बहुत अच्छी आपकी बॉडी फंक्शन कर सकती है। अगर सिर्फ आप खाना अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। हेल्दी खाने से मुराद है कि अपने आप को चीनी से बचाना, मैदे से बचाना। अगर आप राइस या रोटी खाते हैं कम क्वांटिटी में खाएं, और वो खाने के बाद पहले फिक्र करें कि अब ये वाली कैलोरीज बर्न कैसे होंगी। मतलब हेल्दी खाएं, हेल्दी जितना भी खाएं, जितना खाएं हेल्दी खाएं। बहुत जबरदस्त मैसेज है जो साइमा की तरफ से गया है। फवाद, थैंक यू सो वेरी मच। शरियार, आपका बेहद शुक्रिया। साइमा, बेहद शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, और जो हमारी ऑडियंस देख रही है उसका भी बेहद शुक्रिया कि आप लोग डेली पहले मुझे बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद हम गेस्ट तो खैर यार गेस्ट तो प्यारे प्यारे होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं अपनी बात करूँ, मुझे बर्दाश्त करते हैं। तो ये बॉन्ड इसी तरह से मज़ीद और पुख्ता होता जा रहा है। कल इंशाल्लाह एक स्पेशल शो जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। है क्या वो हम आपको कल ही बताएंगे, अभी से नहीं बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी में रखेंगे कि कल आपने देखना क्या है। नई सुबह में जैसे मैं आते हुए मतलब शो में इन करती हूँ, वैसे आप लोगों को एक मैसेज देती हूँ। ऐसे जाते जाते मेरी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी में आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत कीमती सरमाया होते हैं वो लोग जो कि आपके साथ मुखलिस होते हैं, आपके साथ दिल से मोहब्बत करते हैं और आपके लिए एफर्ट्स करते हैं। किसी की एफर्ट्स को रायगा ना जाने दें। छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करने की आदत डालें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर किसी ने आपके लिए कोई छोटा सा भी एफर्ट किया है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, ताकि कल को वो आपके लिए कोई बड़ा एफर्ट करे तो उसे पता हो कि हाँ यार मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिला की उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से रखनी चाहिए। सिला सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात देती है, इंसान आपको कोई सिला नहीं देंगे। और आपने अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ अल्लाह के आगे रोइए, अल्लाह से डिस्कस कीजिए। यकीन जानिए वो परेशानियां हल होती चली जाएंगी और वो ज़िंदगी आपकी बहुत आसान होती चली जाएगी। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर सेम टाइमिंग्स पे होगी मेरी और आपकी मुलाकात। सुबह 10 से 12 होंगे हम लाइव एक स्पेशल शो के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।